नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे, जो ये डेटाबेस आपने पढ़ा है, डेटाबेस का मतलब समझते हो क्या होता है? जहां खूब सारा डेटा इकट्ठा कर कर रखा जाता है उसको डेटाबेस बोलते हैं। इस डेटाबेस के अंदर कुछ कंसेप्ट्स पढ़ने जा रहे हैं, डेटाबेस के ही अपन कुछ कंसेप्ट्स पढ़ने जा रहे हैं। डेटाबेस के ही अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं? कुछ कंसेप्ट्स पढ़ने जा रहे हैं। पहला कंसेप्ट अपन पढ़ेंगे बिग डेटा। क्लास में से कोई क्या मुझे बताना चाहेगा बिग डेटा का मतलब क्या होता है? कोई भी आइडिया लगा सकता है बिग डेटा क्या कह रहा होगा, क्या मतलब होगा इस बिग डेटा का? एकांश कुछ बोलना चाहोगे बेटा? बिग डेटा मतलब कि लार्ज अमाउंट में डेटा, वही हुआ। वेरी गुड वेरी गुड। बिग मतलब लार्ज, सही है, एकदम सही है एकांश। लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जो होता है उसी को बिग डेटा कहते हैं। अब मैडम ये लार्ज अमाउंट का मतलब क्या होगा? देखो, अभी तक जितना मैंने डेटाबेस पढ़ा, मैंने जहां डिसएडवांटेज तक पढ़ाया, मैंने किसको ध्यान में रखते हुए पढ़ाया? आपको एसक्यूएल को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया। मैंने किसको ध्यान में रखते हुए पढ़ाया? मैंने एमएस एक्सेस को, मैंने ओरेकल को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को ये डेटाबेस पढ़ाया है। मैंने कहा एसक्यूएल डेटाबेस है, एक्सेस डेटाबेस है, ओरेकल डेटाबेस है। एसक्यूएल, एक्सेस, ओरेकल ये ज्यादा से ज्यादा मतलब जीबीज में डेटा स्टोर कर सकते हैं, 1000 GB, 2000 GB या टेराबाइट में स्टोरेज कर सकते हैं। इनकी कैपेसिटी इतनी है कि ये सिर्फ इतना ही डेटा को स्टोर कर सकते हैं, टेराबाइट। वैसे तो टेराबाइट सिर्फ नहीं होता, पर अगर अपन रियल लाइफ की बात करें और बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं वहां उनके लिए टेराबाइट बहुत छोटी सी बात है, टेराबाइट कोई बड़ी बात। टेराबाइट से भी नेक्स्ट यूनिट होती है पीबी। पीबी का मतलब होता है पेटाबाइट। इससे भी बड़ी यूनिट होती है ईबी। ईबी का मतलब होता है एक्साबाइट। इससे भी कोई बड़ी यूनिट होती है कुछ कुछ। तो थाउजेंड्स ऑफ टेराबाइट मिलकर एक पेटाबाइट बनती है, थाउजेंड्स ऑफ पेटाबाइट मिलकर एक एक्साबाइट बनती है। मतलब खूब सारा डेटा रखना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अपना गूगल है, आप गूगल पे कुछ भी सर्च करो, कुछ भी डालो, गूगल उसकी 100 फाइल निकालकर, 100 लिंक निकालकर दे देता है कि ये। तो कुछ भी कितना डेटा गूगल के पास आज, कितना अनलिमिटेड डेटा होगा। गूगल के पास टेराबाइट एक्साबाइट में डेटा होगा। गूगल के पास डेली का 10 एक्साबाइट डेटा सर्च होता होगा। इतना डेटा, लोग दिन भर गूगल करते रहते हैं, कुछ छोटी सी भी चीज उनको जाननी है तो इतना सारा डेटा रखने के लिए एसक्यूएल, एक्सेस, ओरेकल काम में नहीं लिए जाते। ये सब छोटे हैं, ये सब पुराने हो गए। अब जो बड़े बड़े काम में लिए जाते हैं दैट इज बिग डेटा। बिग डेटा भी एक डेटाबेस ही है। बिग डेटा का मतलब भी यही है कि वहां पे भी डेटा को ही स्टोर किया जाएगा, पर वहां पे खूब सारा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर किया जाएगा। खूब सारा डेटा आप वहां पे स्टोर करोगे। अब गूगल है, गूगल को तो डेली का खूब सारा डेटा स्टोर करना है, तो गूगल क्या काम में ले लेगा? बिग डेटा डेटाबेस काम में ले लेगा। जैसे आप लोगों का एग्जाम्पल हो गया फेसबुक। अब फेसबुक में मैं यूजर हूँ, मेरी मम्मी यूजर है, मेरे पापा यूजर है, मेरे भाई, मेरी भाभी, मतलब मेरे घर में अगर 5 लोग हैं तो 5 के 5 फेसबुक चलाते हैं। ऐसे फेसबुक के पास पता नहीं कितने बिलियन यूजर्स होंगे, फेसबुक के पास पता नहीं कितने बिलियन यूजर्स होंगे, और कितना बिलियन डेटा फेसबुक के पास डेली आता होगा। हर जना कोई ना कोई पिक अपलोड करता रहता है, हर जना हफ्ते में एक बार, 2 हफ्ते में एक बार, या कैसे भी आप कुछ ना कुछ इसमें डालते रहते हो फेसबुक में। कभी कोई फोटो डाल दी, कभी कोई वीडियो डाल दिया, कभी कोई आपने कोई टेक्स्ट लिखा हुआ कुछ भी डाल दिया आपने फेसबुक पे। तो फेसबुक के पास रोजाना का कितना सारा डेटा आ रहा है। इस सारे डेटा को फेसबुक कहाँ रखे? फेसबुक एसक्यूएल, एमएस एक्सेस, ओरेकल में नहीं रख सकता क्योंकि वो बहुत छोटे हैं। फेसबुक का डेटा की कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो फेसबुक उन सारे डेटा को कहाँ रखता है? बिग डेटा में रखता है। तो बिग डेटा का मतलब क्या होता है? खूब सारा डेटा, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, मैसिवली ह्यूज डेटा, जो खूब ज्यादा डेटा होता है उसको स्टोर करने के लिए जो डेटाबेस होता है उसको अपन क्या कह देते हैं? बिग डेटा कह देते हैं। कंसेप्ट समझ में आ गया बिग डेटा का क्या होता है? अगर अपन एग्जाम्पल है अमेजोन का, जब शुरू में अमेजोन आया तो शुरू में कोई ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करता था, पर अब आज के टाइम पे, अपन करंट टाइम पे बात करें तो हर इंसान अमेजोन पे शॉपिंग कर रहा है।
तो अमेजोन के पास डेली का कितना सारा डेटा इकट्ठा हो रहा है कि इसने खरीदा, इसने रिटर्न किया, इसने एक्सचेंज मांगा, इसने इसकी इतनी क्वांटिटी मांगी है, जो भी है, कितना 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 सारा डेटा है। तो वो सारा डेटा अमेजोन अपना एसक्यूएल एक्सेस ओरेकल में नहीं रख सकता, क्योंकि वो लोग बहुत छोटे साइज के हैं। अमेजोन अपना सारा डेटा कहाँ पे रखेगा? बिग डेटा में रखेगा। तो बिग डेटा मतलब जो खूब सारा डेटा, मैसिवली ह्यूज डेटा आपको कहीं पे स्टोर करना होता है, तो वो आप कहाँ पे स्टोर करते हैं? बिग डेटा में स्टोर करते हैं। आजकल जो बड़ा बड़ा जिनको खूब सारा डेटा रखना होता है, वो कहाँ पे स्टोर करते हैं अपने डेटा को? बिग डेटा में स्टोर करते हैं। बिग डेटा में स्ट्रक्चर्ड प्लस अनस्ट्रक्चर्ड हर तरीके का डेटा रखा जा सकता है। स्ट्रक्चर्ड का मतलब क्या होता है? टेबल की फॉर्म में जो डेटा है, जैसे रिलेशनल डेटाबेस में अपन ने पढ़ा, वो भी आप रख सकते हो बिग डेटा के अंदर। प्लस अनस्ट्रक्चर्ड मतलब आपकी इमेज, आपकी ऑडियो, आपकी वीडियो, आपका टेक्स्ट, ये सारा डेटा किस में क्या होता है? अनस्ट्रक्चर्ड है। इमेज आ गई, उसके बाद वीडियो आ गया, फिर उसके बाद ऑडियो आ गया, फिर इमेज आ गई, फिर टेक्स्ट आ गया, कैसे भी किसी भी फॉर्मेट में डेटा को रखा जा सकता है। तो बिग डेटा में कैसा भी डेटा और किसी भी फॉर्मेट में उस डेटा को स्टोर कर रखा जा सकता है। जब खूब सारा डेटा आपको रखना होता है, तो आप कौन सा डेटाबेस काम में लेते हैं? बिग डेटा काम में लेते हैं। समझ में आया? बिग डेटा। बिग डेटा बिग डेटा के बेनिफिट्स क्या हैं? बिग डेटा जो आप करते हो उसके एडवांटेजेस क्या हैं बिग डेटा प्रोसेसिंग के? बिग डेटा के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। यहाँ पे बिजनेस क्या है? आउटसाइड इंटेलिजेंस को भी काम में ले सकते हैं। बिग डेटा की हेल्प से जो बाहर की जो इंटेलिजेंस है उसको भी काम में ले सकते हैं, अगर आप अपना डिसीजंस ले रहे हैं। मतलब बिजनेस को कोई भी डिसीजन लेना है, बिजनेस को किसी भी चीज से रिलेटेड डिसीजन लेना है कि मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके लिए वो आउटसाइड, क्योंकि बिग डेटा में तो हर तरीके का डेटा, हर जगह का डेटा बिग डेटा में रख रहे हो आप, तो बाहर की जो इंटेलिजेंस है, बाहर की जो दुनिया की नॉलेज है, मेरी सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की नहीं, बाहर की दुनिया कैसा रिस्पॉन्ड कर रही है, क्या उनको पसंद है, क्या पसंद है, ये सारी इंटेलिजेंस भी आप बिग डेटा में इन सबको भी आप देखकर अपना डिसीजन ले सकते हो। बिग डेटा की हेल्प से आप सोशल डेटा को एक्सेस कर सकते हो। सोशल डेटा मतलब सर्च इंजन, गूगल पे डालकर मैं कुछ भी एक्सेस कर सकती हूँ। बिग डेटा, गूगल बिग डेटा है, गूगल में खूब सारा डेटा पड़ा है, तो वहां से भी मैं कुछ भी एक्सेस कर सकती हूँ। मैं फेसबुक से भी कुछ भी एक्सेस कर सकती हूँ, फेसबुक भी मेरा सोशल डेटा है। जब भी मैं कोई स्ट्रैटेजी बनाऊंगी, मेरे बिजनेस की अगर मैं कोई स्ट्रैटेजी बना रही हूँ, तो मैं बिग डेटा को एक्सेस कर सकती हूँ, मैं सर्च इंजन को एक्सेस कर सकती हूँ, फेसबुक के डेटा को एक्सेस कर और फिर मैं मेरे बिजनेस की स्ट्रैटेजी बनाऊंगी कि लोगों को क्या पसंद आता है, लोग किस नाम से सर्च करते हैं, क्या अपलोड करते हैं, जो भी लोगों के बारे में सोचना है, उसको देखते हुए मैं मेरी स्ट्रैटेजी बना सकती हूँ। तो बिग डेटा की हेल्प से आप सोशल डेटा, जो सोसाइटी का डेटा है, उसको भी आप एक्सेस कर सकते हो। बिग डेटा आपको हेल्प करता है अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क। अगर फ्यूचर में कोई रिस्क आने वाला है, तो वो बिग डेटा की हेल्प से अपन पहले ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना सारा डेटा है, तो उनको एनालाइज कर उनको समझकर, अभी अपन आगे सीखेंगे कि डेटा को एनालाइज कैसे करते हैं, डेटा माइनिंग में सीखेंगे आज ही। तो बिग डेटा की हेल्प से अगर कोई बहुत रिस्क आने वाला है, तो उसके लिए अपन पहले से अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले टाइम पे ये रिस्क आने वाला है। तो इसको आप पहले से आइडेंटिफाई कर सकते हो, आपके प्रोडक्ट में या सर्विस में कोई भी रिस्क आने वाला है, तो उसको आप पहले से आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्योंकि आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है। तो बिग डेटा के बेनिफिट्स क्या है? बिग डेटा की हेल्प से बाहर की दुनिया की जो इंटेलिजेंस है, वो भी हम काम में ले सकते हैं। अगर हमें कोई डिसीजन लेना, उनको देखते हुए हम हमारे डिसीजन ले सकते हैं। हम सोशल डेटा को भी एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सोशल साइट्स, विद द हेल्प ऑफ सर्च इंजन्स एंड सोशल साइट्स लाइक फेसबुक, और उसको देखते हुए हमारी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। और अगर कोई फ्यूचर में रिस्क आने वाला है, तो उसको भी हम पहले से प्रिडिक्ट करने की एबिलिटी रखते हैं। अगर बिग डेटा हम स्टोर करते हैं, तो क्या रिस्क आने वाला है, उसके लिए हम पहले से अपने आप को तैयार कर लेते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। समझ में आया? बिग डेटा क्या होता है? बिग डेटा का मतलब मैसिवली ह्यूज डेटा, खूब सारा डेटा को आप एक साथ स्टोर कर रख रहे हो, उसको बिग डेटा कह देते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है, ये डेटाबेस के कंसेप्ट है, डेटाबेस के कंसेप्ट से पहला कंसेप्ट अपन ने पढ़ लिया बिग डेटा। नेक्स्ट कंसेप्ट अपन पढ़ रहे हैं डेटा वेयरहाउस। डेटा वेयरहाउस, डेटा वेयरहाउस। हाँ जी, खुशी जालान, बेटा एनी आइडिया वेयरहाउस का मतलब क्या होता है?
स्टोरेज बोल सकते हैं। स्टोरेज, वेयर हाउस का मतलब ये क्या होता है? स्टोरेज, अपन चीजों को स्टोर करके रखते हैं। डेटा वेयर हाउस, डेटा को स्टोर कर कर रखना। डेटा वेयर हाउस भी एक टाइप का डेटाबेस ही है। होता क्या है डेटा वेयर हाउस में? अलग अलग जगह से डेटा उठाते हैं, ए बी सी डी, अलग अलग जगह से डेटा उठकर आता है और वो जाकर कहाँ स्टोर हो जाता है? डेटा वेयर हाउस में। ये जगह जो है ये हेट्रोजीनियस भी हो सकती है। हेट्रोजीनियस मतलब अलग अलग तरीके की भी हो सकती है, या होमोजीनियस यूनिट्स भी हो सकती हैं, सेम तरह की यूनिट्स भी हो सकती हैं। सबका डेटा इकट्ठा कर कर एक डेटाबेस में डालना, उसको अपन डेटा वेयर हाउस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई बिजनेस करती हूँ, लाइक मेरी फैक्ट्री है कोई एबीसी लिमिटेड, इसकी मेरी ब्रांचेस हैं, इसकी मेरे ऑफिसेज हैं, एक जयपुर में ऑफिस है इसका मेरा, एक मेरा दिल्ली में ऑफिस है इसका, एक मेरा मुंबई में ऑफिस है। जयपुर वालों का जो भी सेल्स हो रहा है, परचेजिंग जो भी काम हो रहा है जयपुर वाली ब्रांच का, वो सब जयपुर के डेटाबेस में आ रहा है। दिल्ली वाले का जितना भी सेल्स वेल्स हो रहा है वो सब अपना डेटाबेस में स्टोर करें, मुंबई वाले सब अपना डेटाबेस में स्टोर करें। इन सारे डेटा को इकट्ठा कर कर आप एक बड़े डेटाबेस में डाल सकते हैं, उसका नाम हो गया डेटा वेयर हाउस। तो यहाँ सेम तरीके का डेटा, जयपुर वाली ब्रांच का, दिल्ली वाली ब्रांच का, मुंबई वाली ब्रांच का, तीनों का डेटा इकट्ठा कर कर अलग अलग डेटाबेस से डेटा उठाकर, जयपुर के पास अपना खुद का डेटाबेस है, दिल्ली के पास अपना खुद का डेटाबेस है, एंड मुंबई के पास अपना खुद का डेटाबेस है। तो अलग अलग डेटाबेस में से उठाकर एक डेटा वेयर हाउस में डेटा डालना, उसको क्या कहते हैं? डेटा वेयर हाउस कह देते हैं। हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। हेट्रोजीनियस, एबीसी लिमिटेड है जयपुर में, तो उसका कपड़ों का काम है, यहाँ पे उसका रेस्टोरेंट है दिल्ली में, यहाँ पे उसका ऑटोमोबाइल का काम है, तो अलग अलग तरीके का डेटाबेस है। यहाँ पे डेटाबेस क्लोथ्स का, यहाँ डेटाबेस रेस्टोरेंट का, यहाँ डेटाबेस ऑटोमोबाइल का है। तो अलग अलग तरीके का डेटा उठकर भी एक डेटाबेस में जा सकता है जो बड़ा है, उसका नाम क्या हो गया? डेटा वेयर हाउस। तो डेटा वेयर हाउस का मतलब क्या होता है? जो भी आपके एक से ज्यादा जो डेटाबेस है उनमें से डेटा उठाकर आप एक डेटाबेस में रखते हैं, उस डेटाबेस का नाम क्या हो जाता है? डेटा वेयर हाउस हो जाता है। ये डेटा वेयर हाउस हेट्रोजीनियस डेटा को भी रख सकता है और होमोजीनियस डेटा को भी रख सकता है। हेट्रोजीनियस कि अलग अलग तरीके के डेटाबेस हैं जो अलग अलग तरीके का डेटा स्टोर करते हैं। होमोजीनियस सारे डेटाबेस जो है सेम तरीके का डेटा को स्टोर करते हैं। अगर सब लोगों के पास क्लोथ्स का बिजनेस है और सब लोग सिर्फ सेल्स की डिटेल रख रहे हैं, मैंने कितना सामान बेचा किस दिन, तो होमोजीनियस डेटा भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस अलग अलग तरीके का डेटा भी यहाँ पे स्टोर किया जा सकता है डेटा वेयर हाउस में। क्यों स्टोर करते हो डेटा वेयर हाउस में सारी चीजें? ताकि अपन उसको एनालाइज कर सके, उसको अंडरस्टैंड कर सके कि वो डेटा क्या कह रहा है और क्या नहीं कह रहा। उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए अपन डेटा वेयर हाउस में चीजों को स्टोर करते हैं। अब ये डेटा वेयर हाउस में जब भी आप कोई डेटा डालते हो तो वो डेटा कुछ क्राइटेरिया को फॉलो करता है, कुछ रूल्स हैं, ये रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आपको डेटा वेयर हाउस में कुछ भी स्टोर करना है तो आपको ये रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। क्या रूल है? पहला रूल है कि ये नॉन ऑपरेशनल डेटा को ये काम में लेता है। अब ये नॉन ऑपरेशनल डेटा, नॉन ऑपरेशनल मतलब नॉन एक्टिव डेटा, मतलब नॉट एक्चुअल डेटा को ही ये काम में लेता है। नॉट एक्चुअल डेटा की कॉपी रखी जाती है, यहाँ पे उसकी कॉपी रखी जाएगी, कभी भी एक्चुअल डेटा नहीं होगा। मतलब क्या हुआ मैडम इसमें? फॉर एग्जाम्पल मेरा बिजनेस है एबीसी लिमिटेड, मेरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का अपना अलग डेटाबेस है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का अपना अलग डेटाबेस है, परचेज डिपार्टमेंट का अपना अलग डेटाबेस है और एचआर डिपार्टमेंट का अपना अलग डेटाबेस है। इसका खुद का डेटाबेस, इसका खुद का डेटाबेस, इसका खुद का डेटाबेस और इसका खुद का डेटाबेस। एबीसी खुद का डेटा वेयरहाउस बना रहा है। डेटा वेयरहाउस का मतलब कि ये सारे डिपार्टमेंट का डेटा उठकर इसके अंदर चला जाए। अब एबीसी को कुछ भी एनालाइज करना है, लाइक उसको देखना है, मार्केटिंग वाले में वो देखना चाहता है कि कहाँ पे मेरी कितनी सेल्स हुई, वो ये देखना चाहता है। वो मार्केटिंग वाले डेटाबेस में गया और उसने देखा कि यहाँ पे मेरी जयपुर में इतनी सेल्स हुई, दिल्ली में इतनी सेल्स हुई और मुंबई में इतनी सेल्स हुई। अब उसको कुछ चेंज करना है। जयपुर में पहले वो 4 प्रोडक्ट्स को सेल आउट करता था, अब उसको 5 प्रोडक्ट्स को सेल आउट करना है। अगर वो यहीं पे चेंजेस कर दे, मार्केटिंग वाले डेटाबेस में जाकर ही उसने 4 की जगह 5 कर दिया और गलती से क्योंकि आप इंसान हो, आप चेंजेस कर रहे हो, तो गलती से उससे 4 की जगह 3 हो गया,
गलती से उसे उड़ गया डेटा, जो चल रहा था वो एग्जिस्टिंग डेटा उड़ गया, कुछ चेंजेस गलत हो गए। तो अगर आपने जो एक्चुअल ऑपरेशनल डेटा है, ऑपरेशनल मतलब जो एक्चुअल वर्किंग में चल रहा है डेटा, या जो एक्चुअल डेटा, अगर उसमें जाकर आपने एनालाइज करना शुरू कर दिया, उसमें जाकर आपने उसको अंडरस्टैंड करना शुरू कर दिया, तो हो सकता है बाय मिस्टेक आपसे उसमें कोई गलती हो जाए। अगर उसमें कोई गलती हो गई तो मेरे बिजनेस को उसकी वजह से बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा, तो मैं उसको अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी, उसको मैं करेक्ट भी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ मैंने वो गलती कर दी, मुझे 2 महीने बाद रियलाइज हुआ। जैसे किसी चीज की रेट 2000 थी और किसी चीज की रेट 3000 थी, मुझे कम 100 रुपए इसमें करने थे, मैंने गलती से कम 200 रुपए इसमें कर दिए, गलती से कर दिए, गलती हो गई मेरे से, इसको मैंने 1800 रुपए कर दिया, तो मेरे बिजनेस मुझे पता ही नहीं चला। अगर मैंने एक्चुअल डेटा में चेंजेस कर दिए जो ऑपरेशनल डेटा है, तो मुझे पता ही नहीं चलेगा, 2 महीने बाद देखा मुझे तो लॉस होने लगा, फिर बाद में एनालाइज किया वो इसकी रेट तो मैंने गलत कर दी, तो मेरे बिजनेस को लॉस हो सकता है। तो क्या होता है यहाँ पे, अगर आपको एनालाइज करना है, आपको अंडरस्टैंड करना है वो डेटा क्या कह रहा है, तो एक्चुअल ऑपरेशनल डेटा पे कुछ भी नहीं करते, उस डेटा को उठाकर डेटा वेयरहाउस में डाल देते हैं। तो यहाँ पे नॉन ऑपरेशनल डेटा काम में लिया था, मतलब डेटा की कॉपी डेटा वेयर हाउस में रखी जाती है। जो भी आपके डे टू डे वर्किंग वाले जो डेटाबेस हैं, जो भी डेली डेटाबेस आप काम में ले रहे हो, वहां से उस डेटा की कॉपी उठाकर आप डेटा वेयर हाउस में रखते हो और फिर उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हो। तो पहला रूल है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नॉन ऑपरेशनल डेटा ही काम में लिया जाता है, कभी भी ऑपरेशनल डेटा नहीं लेते। नॉन ऑपरेशनल का मतलब समझ में आया कि उस डेटा की कॉपी उठाकर अपने अपने डेटा वेयर हाउस में रखेंगे, कभी भी एक्चुअल डेटा अपन डेटा वेयर हाउस में नहीं रखेंगे। देन हर डेटा टाइम वेरिएंट होना चाहिए। टाइम वेरिएंट का मतलब आप जब भी डेटा उठाकर रख रहे हो, सबके साथ उसका टाइम स्टैंप लगा हुआ रहेगा, सबके साथ उसका टाइम स्टैंप लगा हुआ रहेगा। जैसे कि आजकल एक फोन आता है, शायद रेडमी में ऐसा होता है, मैं श्योर नहीं हूँ, पर जब भी आप उन फोन से फोटो क्लिक करते हो तो अपने आप कहीं पे भी अपलोड करो तो वो अपने आप बताता है कि आपने इस तारीख को फोटो क्लिक की थी, इतनी बजे आपने फोटो क्लिक की थी। ऐसे कोई फोन आता है ना, शायद रेडमी होते हैं, कि जब भी अपन पिक क्लिक करते हैं कोई भी, तो उस पिक के साथ उसका टाइम दे देता है कि मैंने इस तारीख को इतनी बजे क्लिक की थी। क्यों टाइम देने का फायदा क्या हुआ टाइम स्टैम्प का, कि अगर मुझे कोई कंपैरिजन करना है दो चीजों के बीच में तो मैं आसानी से कंपैरिजन कर सकती हूँ। अगर मैंने अब फोटो 27 जुलाई को भी खरीदी, वो खींची, तो मैं कंपेयर कर सकती हूँ कि 26 जुलाई को तो मैं थोड़ी डल सी लग रही थी और 27 जुलाई को मैं शाइनिंग सी लग रही हूँ। कोई भी चीज में आपको कंपैरिजन करना कर सकते हो। अगर अपन डेटा वेयरहाउस में ये रिलेशन देखें कि उसने मार्केटिंग वाला डेटा उठाकर रखा, सपोज उसने 4 PM पे मार्केटिंग वाला डेटा उठाकर डेटा वेयरहाउस में डाल दिया, अब उसने 6 PM पे 4 PM पे डाला, जब उसने देखा कि उसकी सेल्स कितने की आई, 50,000 की उसकी अभी सेल्स आ रही है। जब उसने 6 PM पे डेटा उठाकर डेटा वेयरहाउस में डाला, क्योंकि हर चीज के साथ टाइम लगा हुआ है, तो उसको पता है ये डेटा मेरा 4 बजे आया था और ये 6 बजे आ रहा है, तो मैंने देखा मेरी सेल्स 55,000 की हो गई, तो मैं एस्टिमेट कर पा रही हूँ कि 2 घंटे के अंदर मेरी 5,000 की सेल्स इंक्रीमेंट हो गई। तो आपको अगर कोई भी दो चीजों में कंपैरिजन करना हो तो वो आप आसानी से कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे कोई भी डेटा जब उठाकर रखा जाता है डेटा वेयरहाउस में, तब उसके साथ उसका टाइम लगा हुआ आता है। टाइम का मतलब उसके साथ उसका टाइम स्टैम्प होगा, ताकि आप अगर कोई दो चीज में कंपैरिजन करना चाहें तो आप आसानी से कर सकते हैं। थर्ड क्राइटेरिया होता है कि जो डेटा है वो स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। डेटा जो है वो स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। अब ये स्टैंडर्डाइज का मतलब क्या होता है, क्या नहीं, मतलब सबके लिए सेम। स्टैंडर्डाइज का मतलब 3 डेटाबेस हैं, डेटाबेस 1, डेटाबेस 2, डेटाबेस 3, तीनों से उठकर डेटा कहाँ जा रहा है, डेटा वेयरहाउस में। डेटाबेस 1 जो था वो अपनी डेट होती है ना, वो इस फॉर्मेट में स्टोर करता था, DD MM YY। डेटाबेस 2 अपनी डेट इस फॉर्मेट में स्टोर करता था, MM DD YY। डेटाबेस 3 अपनी डेट इस फॉर्मेट में स्टोर करता था, MM YY DD MM। सबका अपना तरीका है, सबका अपना अलग तरीका है। अब जब ये 3 डेटाबेस से उठकर डेटा मेरा डेटा वेयरहाउस में जाएगा, तो डेट का फॉर्मेट कौन सा स्टोर हो भाई, D1 तो अलग कह रहा है, D2 अलग बात कह रहा है, D3 अलग बात कह रहा है।
तो यहाँ पे स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में डेटा को स्टोर किया जाता है। स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो आ गई है उसको स्टोर आप कर कर रखते हो। कैसे? मैंने फिक्स फॉर्मेट कर दिया कि डेटा वेयर हाउस में मेरी डेट DDMM बाय बाय की फॉर्म में ही स्टोर होगी। अब इसका DDMM बाय बाय है तो यहाँ से ये डेटा एक्सट्रैक्ट करेगा और इसमें डाल देगा। D1 वाला डेटा तो एज इट इज चला जाएगा, कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं। अब D2 वाले डेटा में चेंजेस करने की जरूरत है क्योंकि पहले यहाँ M आ रहा है, मेरा फॉर्मेट सेम नहीं है। तो ये क्या करेगा, D2 वाले डेटा को पहले एक्सट्रैक्ट करेगा। एक्सट्रैक्ट मतलब निकालना, उसको एक्सट्रैक्ट करना। फिर उसको वो ट्रांसफॉर्म करेगा। ट्रांसफॉर्म मतलब अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, उसमें कन्वर्ट करेगा DDMM बाय बाय में। एक्सट्रैक्ट करके देखा उसने कि उसका क्या पैटर्न था, MMDD बाय बाय। उसने उसको कन्वर्ट किया DDMM बाय बाय और उस चीज को फिर उसने लोड कर दिया मतलब अपने डेटा वेयर हाउस में डाल दिया। तो यहाँ डेटा जो भी स्टोर होता है वो स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में स्टोर होता है। यहाँ एक कंसेप्ट काम में लिया जाता है ETL। ETL का मतलब क्या हो गया, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। आप उठाओ, उसको अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट करो और उसको दोबारा से लोड कर दो। तो यहाँ जितना भी डेटा रखा जाएगा वो किस फॉर्मेट में रखा जाएगा, स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में रखा जाएगा। एंड एक क्राइटेरिया और है डेटा वेयर हाउस का, फोर्थ क्राइटेरिया, दैट इज डेटा वेयर हाउस बनाने के दो तरीके होते हैं। डेटा वेयर हाउस को बनाने के दो अप्रोचेस हैं आपके पास। एक अप्रोच है आपकी बॉटम अप अप्रोच, एक अप्रोच है आपकी टॉप डाउन अप्रोच। डेटा वेयरहाउस दो तरीके से बनाया जा सकता है, बॉटम अप, टॉप डाउन। टॉप डाउन का मतलब पढ़ रहे हैं अपन, मेरे पास कंपनी है ABC लिमिटेड, डिपार्टमेंट्स मेरे पास 4 हैं, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, HR। या फिर एग्जांपल ले लो, मेरी कंपनी ABC लिमिटेड, मैं 3 तरह के बिजनेस में काम करती हूँ, क्लोथ्स का बिजनेस, फुटवेयर का बिजनेस, रेस्टोरेंट का बिजनेस, कुछ भी एग्जांपल ले लो। टॉप डाउन में क्या होता है, मैं डेटा वेयरहाउस, पहले एक बिग डेटा वेयरहाउस बनाऊंगी, बिग डेटा वेयरहाउस बनाऊंगी मतलब मैंने मेरी पूरी कंपनी के लिए एक डेटा वेयरहाउस बना लिया। फिर अगर प्रोडक्शन वाले की रिक्वायरमेंट आई तो उस डेटा वेयरहाउस को मैंने ब्रेक कर दिया प्रोडक्शन वाले के लिए। अगर क्लोथ्स वाले की रिक्वायरमेंट आई तो उसी डेटा वेयरहाउस को मैंने ब्रेक कर दिया, छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया क्लोथ्स के लिए। फाइनेंस वाले की रिक्वायरमेंट आई तो फाइनेंस वाले के लिए आपने ब्रेक कर दिया। मतलब बिग में से फिर आप स्मॉल डेटा वेयरहाउस बना रहे हो। जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट आ रही है उसके अकॉर्डिंग बड़े डेटा वेयरहाउस में से छोटे छोटे डेटा वेयरहाउस बनाने लग गए हो। छोटे छोटे डेटा वेयरहाउस को डेटा मार्ट्स बोला जाता है। छोटे छोटे डेटा वेयरहाउस को अपन क्या बोलते हैं, डेटा मार्ट्स बोलते हैं। तो टॉप डाउन अप्रोच में क्या होता है, पहले आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेटा बनाते हो, डेटा वेयरहाउस बनाते हो, फिर उसके बाद उसको छोटे छोटे पार्ट्स में आप तोड़ देते हो, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हो, छोटे छोटे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपने उसको छोटे छोटे डेटा वेयरहाउस में तोड़ दिया, दैट इज नोन एज डेटा मार्ट्स। बॉटम अप अप्रोच में क्या होता है, पहले आप डेटा मार्ट्स बनाते हो, मतलब आपकी जैसे पहले आप छोटे छोटे डेटा वेयरहाउस बनाते हो, फिर उन सबको कंबाइन कर कर आप एक बड़ा सारा डेटा वेयरहाउस बनाते हो। तो किसी भी तरीके से डेटा वेयरहाउस बना सकते हैं, यूज में ले सकते हैं। दो अप्रोचेस होती हैं, कई लोग तो बॉटम अप अप्रोच काम में लेते हैं, कई लोग टॉप डाउन अप्रोच काम में लेते हैं। टॉप डाउन में क्या, वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक डेटा वेयरहाउस बना लिया और फिर अगर आपकी रिक्वायरमेंट आई तो उसको स्मॉल पार्ट्स में तोड़कर एक छोटे छोटे डेटा मार्ट्स बना दिए। बॉटम अप अप्रोच में पहले छोटे छोटे डेटा मार्ट्स आप बनाते हो, फिर उनको सबको कंबाइन कर आप एक बड़ा सारा डेटा वेयरहाउस बनाते हो। ये डेटा मार्ट क्या है, डेटा मार्ट भी एक डेटा वेयरहाउस है जो छोटा है, डेटा वेयरहाउस से थोड़ा छोटा है, उसको डेटा वेयरहाउस ही कहते हैं। तो ये 4 क्राइटेरिया होते हैं डेटा वेयरहाउस के। क्या पढ़ा अपन ने, डेटा वेयरहाउस का मतलब क्या होता है, डेटा वेयरहाउस का मतलब अलग अलग जगह के डेटाबेस से डेटा उठाकर एक जगह पे एक डेटाबेस में रखना, ताकि उस डेटा को आप एनालाइज, अंडरस्टैंड, समझ पाए, तो उसको अपन डेटा वेयरहाउस कहते हैं। या डेटाबेस जो है वो हेट्रोजीनियस नेचर के भी हो सकते हैं, होमोजीनियस नेचर के भी हो सकते हैं, कैसा भी डेटा आप रख सकते हो। हेट्रोजीनियस मतलब अलग अलग, होमोजीनियस मतलब एक तरीके का। देन इसको कुछ क्राइटेरिया फॉलो करने पड़ते हैं, जो भी डेटा वेयरहाउस में जाता है उसको कुछ क्राइटेरिया फॉलो करने पड़ते हैं। रूल्स क्या क्या, डेटा जो होगा वो ये नॉन ऑपरेशनल डेटा कोई काम नहीं लेगा। नॉन ऑपरेशनल मतलब
जो एक्चुअल वर्किंग जो डेटाबेस है डेली के जो ऑपरेशनल डेटाबेस है उन वहां से सिर्फ कॉपी उठाकर अपन उस डेटा की डेटा वेयरहाउस में डालेंगे उसको एनालाइज करने के लिए। एक्चुअल डेटा में आप कभी कोई चेंजेस नहीं करोगे, रनिंग जो डेटाबेस है उसमें आप कभी कोई चेंजेस नहीं करते। क्यों? क्योंकि अगर वहां मिस्टेक हो गई तो पूरे बिजनेस को उसकी वजह से हार्म हो सकता है। देन टाइम वेरिएंट यहाँ जितना भी डेटा उठकर जा रहा है डेटा वेयरहाउस में सबके साथ उसका टाइम लगा हुआ है कि कितनी बजे वो उठकर आया, कौन सी डेट को वो गया, ताकि अगर आपको कभी भी कोई भी कंपैरिजन करना हो तो आप आसानी से कंपैरिजन कर सकते हैं। स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट, यहाँ जितना भी डेटा रखा जाएगा सारा का सारा स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में रखा जाएगा। एक कंसेप्ट काम में लिया जाता है यहाँ पे ETL, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। आप उठाते हो, एक्सट्रैक्ट करते हो अलग डेटाबेस में से, उसको ट्रांसफॉर्म करते हो, अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट करते हो, दोबारा अपने डेटा वेयरहाउस में उसको लोड कर देते हो। देन यहाँ पे दो तरीके से डेटा वेयरहाउस मेंटेन किया जा सकता है, एक तो बॉटम अप, एक टॉप डाउन। बॉटम अप में पहले छोटे छोटे मार्ट्स बनाते हो, फिर उसको मिलाकर एक बड़ा सारा डेटा वेयरहाउस बनाते हो। टॉप डाउन में पहले बड़ा सारा डेटा वेयरहाउस बनाते हो, फिर आपकी रिक्वायरमेंट जैसे जैसे आती है वैसे वैसे आप छोटे छोटे डेटा मार्ट्स बना देते हो। और जो ये डेटा मार्ट है ये भी अपने आप में एक डेटा वेयरहाउस ही होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? चलो अब अपन क्या पढ़ेंगे इसके बाद, इसके बेनिफिट्स। जो आपने ये डेटा वेयरहाउस पढ़ा इसके भी खुद के कुछ बेनिफिट्स, कुछ एडवांटेजेस हैं। क्या एडवांटेजेस हैं? बेनिफिट्स ऑफ डेटा वेयरहाउस। डेटा वेयरहाउस के खुद के कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ एडवांटेजेस हैं। क्या बेनिफिट्स हैं डेटा वेयरहाउस के? डेटा वेयरहाउस क्योंकि यहाँ सारा डेटा अपने पास रखा है तो अपन को पता चल जाएगा क्या डेटा तो मैं कलेक्ट कर चुकी हूँ और अभी तक क्या डेटा आपने कलेक्ट नहीं किया। आपको ये पता चल जाएगा ये डेटा। डेटा वेयरहाउस को देखते अपन पता लगा लेंगे कि मार्केटिंग और प्रोडक्शन का डेटा तो आ गया पर अभी भी मेरे पास परचेज का डेटा नहीं है। जयपुर और दिल्ली का डेटा तो आ गया पर अभी भी मेरे पास मुंबई का डेटा नहीं आया। तो क्या आप कलेक्ट कर चुके हो और क्या अभी तक आपने कलेक्ट नहीं किया है, ये सारी बातें आप पता लगा सकते हो डेटा वेयरहाउस से। क्योंकि डेटा वेयरहाउस में सारा का सारा डेटा सेंट्रलाइज्ड है, एक जगह पे पड़ा है सारा का सारा डेटा। तो अपन ये पता लगा सकते हैं कौन सा डेटा तो कंसिस्टेंट है और कौन सा डेटा इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंसी का मतलब कौन सा डेटा तो जो मेरी स्पेसिफिकेशन उसको फॉलो कर रहा है, कौन सा डेटा इनकंसिस्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल जैसे अमेजोन है, अमेजोन पे कुर्तीज सेल आउट होती है क्योंकि अमेजोन अपने आप में बहुत बड़ी साइट है, बहुत रिलायबल साइट है, लोग उस पर भरोसा करते हैं। तो अमेजोन कभी खराब क्वालिटी का सामान नहीं बेच सकता। अब लोगों को, मेरी कोई शॉप, दो बंदे हैं, एक बंदा ए एक बंदा बी, दोनों को अपनी कुर्तियां ऑनलाइन बेचनी है, उन्होंने कहा अमेजोन पे बेच देते हैं। उन्होंने अपना सारा डेटा अमेजोन को भेज दिया कि भाई मेरी कुर्तियां बेचनी है। अमेजोन ने कुछ कुर्तीज के रूल्स लगा रखे हैं कि इतनी लेंथ की आपकी कुर्ती होनी चाहिए, इतनी विड्थ की कुर्ती होनी चाहिए, उसमें सेंटर लॉक होना चाहिए ताकि उसकी सिलाई जो है वो ना खुले, उसके कपड़े की क्वालिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए, उसका कपड़े का रंग कलर नहीं जाना चाहिए। ये सब अमेजोन के अपने स्पेसिफिकेशंस। उसके पास सारा डेटा आ गया अमेजोन के पास, फिर अमेजोन देखेगा कि कौन सा डेटा कंसिस्टेंट है, कौन सा इनकंसिस्टेंट है। अगर ए उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है तो ए का डेटा तो कंसिस्टेंट है, और अगर बी फुलफिल नहीं कर पा रहा तो बी का डेटा इनकंसिस्टेंट है। सी है वो भी फुलफिल कर रहा है तो उसका भी कंसिस्टेंट है, डी भी फुलफिल कर रहा है उसका भी कंसिस्टेंट है, ई जो है वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है इनमें से कोई क्राइटेरिया तो वो इनकंसिस्टेंट डेटा है। तो यहाँ उसने पता लगा लिया कि कौन सा तो सही है, कौन सा मेरे लिए डेटा गलत है, कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा डेटा इनकंसिस्टेंट है। क्योंकि सारा डेटा एक जगह है तो ये पता लगा लेगा कि हाँ ये कुर्ती की विड्थ उतनी नहीं है जितनी मैंने स्पेसिफाई की थी, तो ये मेरे लिए कंसिस्टेंट नहीं है, ये पता लग गया। तो जितना इनकंसिस्टेंट डेटा था अमेजोन वहां से उसी डेटा को क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। अपने डेटा वेयरहाउस में से उस डेटा को उसने क्या कर दिया, सारा का सारा डिलीट कर दिया। अब आपके पास सारा सिर्फ कंसिस्टेंट डेटा बचा। कंसिस्टेंट मतलब जो आपने रूल्स लगाए थे उसके अकॉर्डिंग आपके पास डेटा बचा। जब आपके पास कंसिस्टेंट डेटा बचता है तो आप किसी भी चीज की ट्रू पिक्चर बता सकते हैं, कोई भी चीज आप ट्रू में बता सकते हैं। मतलब आप ट्रू
ट्रू स्टैटिस्टिक्स बता सकते हैं कंसिस्टेंट डेटा की। Amazon बता सकता है कि मेरे पास कुर्तीज की 50 वैरायटी अवेलेबल है, उसमें से अगर आपको इस साइज की चाहिए तो 250 वैरायटी अवेलेबल है, नहीं अगर इस साइज की चाहिए तो 14 वैरायटी अवेलेबल है एक्सेल साइज की, लार्ज साइज की चाहिए तो मेरे पास 20 वैरायटीज अवेलेबल एंड सो ऑन। कंसिस्टेंट स्टैट, क्योंकि सारा डेटा सही है अब उसके पास जो है, तो वो सही स्टैटिस्टिक्स अमेजोन अपने आप को बता सकते हैं। तो यहाँ पे आप सही स्टैटिस्टिक्स दे सकते हो रिलेटेड टू योर रेवेन्यू एंड रिलेटेड टू योर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, की उस ऑर्गेनाइजेशन में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, उसका कितना एक्चुअल रेवेन्यू हो रहा है। तो ये सारी चीजें अपन डेटा वेयरहाउस की हेल्प से खुद एनालाइज कर सकते हैं। डेटा वेयरहाउस की हेल्प से आप डेटा का स्नैपशॉट भी ले सकते हो, डेटा का आप स्नैपशॉट भी ले सकते हो। जो आप स्क्रीनशॉट लेते हो एक इमेज बन जाती है कि हाँ ये डेटा इस तरीके का है, तो आप डेटा का यहाँ पे स्नैपशॉट भी ले सकते हो। मतलब यहाँ पे आप हिस्टोरिकल डेटा को एनालाइज कर सकते हो, हिस्टोरिकल डेटा को एनालाइज भी कर सकते हो डेटा वेयरहाउस की हेल्प से। जो पुराना डेटा है वो भी आपका पड़ा है वहां पे, तो उसको अपन एनालाइज कर सकते हैं कि पहले ये ज्यादा बिकता था अब ये ज्यादा बिक रहा है, पहले इस पैटर्न का सामान बिकता था अब इस पैटर्न का सामान बिक रहा है। तो जो भी हिस्टोरिकल डेटा है उसको भी आप एनालाइज कर सकते हो, उसको भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डेटा वेयरहाउस। डेटा वेयरहाउस की हेल्प से आप कुछ टूल्स लगाकर न्यू इन्फॉर्मेशन को भी जनरेट कर सकते हो। आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए कि मुझे जयपुर में ज्यादा सेल्स करनी चाहिए या फिर मुंबई में, इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो वो भी आप डेटा वेयरहाउस, क्योंकि इतना सारा डेटा रखा है तो आपको पता है कि कौन से लोग कहाँ ज्यादा पसंद कर रहे हैं, क्या पसंद नहीं कर रहे, तो आप उस तरह की इन्फॉर्मेशन भी जनरेट कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स होते हैं आपके डेटा वेयरहाउस में। क्या क्या बेनिफिट्स पड़े? जब डेटा वेयरहाउस में डेटा पड़ा है तो पता लग जाएगा क्या डेटा तो आ गया और अभी तक क्या नहीं आया जो आना चाहिए। सारा डेटा क्योंकि एक जगह पड़ा है तो पता लग जाएगा क्या कंसिस्टेंट है क्या इनकंसिस्टेंट है, तो जितना इनकंसिस्टेंट होगा उसको सबको हटा दो। फिर जो कंसिस्टेंट बच गया उससे आप किसी भी चीज की ट्रू वर्जन बता सकते हो कि मेरे कितने एम्प्लॉय सही में काम करते हैं, कितनी मेरी रेवेन्यू सही में जनरेट होती है, सही स्टैटिस्टिक्स आप बता सकते हो। आप जो हिस्टोरिकल जो पुराना डेटा पड़ा है उनको भी आप एनालाइज कर सकते हो क्योंकि सारा डेटा आपके पास हाँ जी, बात समझ में आई। तो क्या बताया मैंने, यहाँ पे अपन हिस्टोरिकल डेटा को भी अपने एनालाइज कर सकते हैं, जो भी अपना हिस्टोरिकल डेटा है, एंड इसकी हेल्प से अपन कोई नई इंफॉर्मेशन गेट करना चाहते हैं वो भी अपन आसानी से गेट कर सकते हैं। तो 5 एडवांटेजेस हैं डेटा वेयरहाउस के, कि पहले तो पता चल जाएगा क्या कलेक्ट कर लिया क्या नहीं किया, देन क्या कंसिस्टेंट है क्या इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट को हटा दो तो सबके बारे में ट्रू पिक्चर बता सकते हैं, हिस्टोरिकल डेटा को एनालाइज कर सकते हैं और नई इंफॉर्मेशन भी गेट कर सकते हैं। ये होता है पूरा कंसेप्ट आपका किसका, डेटा वेयरहाउस का। क्लियर हो गया डेटा वेयरहाउस का मतलब क्या होता है क्या नहीं। थर्ड, डेटाबेस में थर्ड कंसेप्ट, आज अपन ने 2 कंसेप्ट पढ़ लिए, तो बिग डेटा एक डेटा वेयरहाउस। थर्ड कंसेप्ट अपन पढ़ेंगे दैट इज डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग कोई बताना चाहेगा माइनिंग का मतलब क्या होता है? सिर्फ माइनिंग का मतलब कोई भी बताना चाहेगा आप लोगों में से? माइनिंग का मतलब क्या होता है, कोई भी बताना चाहेगा? कोई भी मटेरियल का एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन, वेरी गुड। किसी भी चीज को एक्सट्रैक्शन, कहाँ सुना है काश ये वर्ड माइनिंग, किसमें काम में लेते हैं? प्रोसेस होती है एक टाइप से, ये मतलब कोई भी मतलब अपन मटेरियल निकालते हैं अर्थ के अंदर से, वो उधर अर्थ सुना के है। अंदर से, वेरी गुड वेरी गुड। जैसे अपन ने कभी आप लोगों ने सुना होगा कोल्स की माइंस होती हैं, गोल्ड निकालने की माइंस होती हैं, जमीन से निकालते हो, दैट इज नोन एज माइनिंग। माइनिंग माइनिंग डेटा को भी माइन किया जाता है, डेटा को भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है। मतलब क्या हुआ मैडम, यहाँ पे क्या करते हैं, डेटा को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। देखो जो डेटा बिग डेटा या डेटा वेयरहाउस में रखा है, इतना सारा डेटा रखा है, उसमें से अपने काम का डेटा को निकालना, क्यों क्यों उसमें उसको समझकर अपने काम को डेटा को क्यों निकालते हैं, ताकि अपन पता लगा सके क्या पैटर्न है, किसी का क्या ट्रेंड चल रहा है, ये देखकर जो डिसीजन मेकर है उसको डिसीजन लेने में आसानी रहेगी। ये होता है डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग, खूब सारा डेटा रखा है, उसमें से आप उस डेटा को
बिग डेटा या डेटा वेयरहाउस में जो डेटा रखा है उस डेटा को आप एनालाइज करते हो। क्यों उस डेटा को एनालाइज करते हैं? ताकि उसकी हेल्प से कोई हम जो अननोन ट्रेंड्स थे, जो हमें नहीं पता कि क्या ट्रेंड चल रहा है, अननोन जो पैटर्न्स हैं उनको फाइंड आउट कर सके और वो डिसीजन मेकर उनको देखकर कोई डिसीजन ले। इसको कहते हैं डेटा माइनिंग। फॉर एग्जाम्पल बिग बाजार है, या छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं बिग बाजार में। आपकी खुद की कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है, छोटी सी डिपार्टमेंटल स्टोर है, ठीक है। आपके डिपार्टमेंटल स्टोर में सामान सबने यहाँ देखा होगा झुंझुनू में वन स्टॉप डिपार्टमेंटल स्टोर है। उसमें ऐसे एक लाइन में कुछ सामान है, दूसरी लाइन में कुछ सामान है, तीसरी लाइन में कुछ सामान है। मैं नई डिपार्टमेंटल स्टोर पे गई, मुझे सोप खरीदना है। अब मुझे नहीं पता सोप कहाँ रखा है। मैं इस वाली लाइन में भी गई, इस लाइन में भी गई, इस लाइन में भी गई। सपोज मुझे सब कुछ पता है कि हाँ सोप सेकंड लाइन में रखा है, और अगर आपको कोई कुछ खाने पीने का सामान चाहिए तो वो फर्स्ट लाइन में मिलेगा, और कुछ आपको ड्रिंक्स या आपको जैसे चिप्स वगैरह चाहिए तो थर्ड लाइन में मिलेगा। ये सब मुझे पता है, ठीक है। अब मैं गई उस शॉप पे, मैंने खरीदा फटाफट से, मेरा ये सोप वोप खरीद लिया, ये खरीद लिया, ये खरीद लिया, जितना भी खरीदना था। मुझे 20 मिनट्स तो लग जाएंगे, मैं सारा सामान कलेक्ट करके लाऊंगी, मुझे जगह पता। इस 20 मिनट से सोप के इस 20 मिनट्स जो मेरा टाइम लग रहा है, अगर फर्म को मेरा टाइम और ऑप्टिमम करना है, मेरे टाइम को और यूटिलाइज करना है कि मैं और कैसे कम समय में मेरा ज्यादा सामान खरीद सकती हूँ, तो क्या करेगी कंपनीज, जो इसका डिपार्टमेंटल स्टोर का जो ओनर होगा वो डेटा माइनिंग करेगा। कैसे डेटा माइनिंग उसने कैसे किया? मैंने सामान खरीदा उससे, तो उसके कंप्यूटर में पूरी डिटेल आ गई कि मैंने इस तारीख को इतना सामान खरीदा, मेरा नाम ये था, मैंने ये सामान खरीदा। सेकंड बंदे ने सामान खरीदा, इतनी डिटेल्स आ गई। थर्ड ने खरीदा, डिटेल्स आ गई। फोर्थ ने खरीदा, डिटेल्स आ गई। ये सारी डिटेल्स उसकी डेटा वेयरहाउस में स्टोर है। अब उसने एक पैटर्न निकाला। पैटर्न मतलब उसने देखा कि लोग जो है जनरली ब्रेड के साथ बटर खरीदते हैं। 80% लोग जो हैं अगर ब्रेड खरीदेंगे तो उसके साथ उनको बटर का पैकेट भी चाहिए। तो इस दुकान वाले ने क्या किया, ब्रेड के पास में ही बटर का फ्रिज लगा दिया, या जो भी है कि बटर आप पास में ले सकते हो, आपका टाइम बच जाएगा, आपको दूसरी रो में जाने की जरूरत नहीं। इसने देखा कि लोग जो है मेरा वॉशिंग पाउडर कम खरीद रहे हैं। इन्होंने एनालाइज किया, इन्होंने पैटर्न निकाला। देखो इतना सारा डेटा उनके पास, इतने सारे ट्रांजेक्शन है, उन्होंने ट्रांजेक्शन को देखकर कुछ टूल्स लगाए कंप्यूटर के, और उससे ये एनालाइज किया कि लोग एक साथ क्या खरीदना पसंद करते हैं, या ज्यादातर लोग बिल्कुल किसी चीज को नहीं खरीद रहे। मैंने देखा ज्यादातर लोग जो है वो वॉशिंग पाउडर बिल्कुल भी नहीं खरीद रहे, पर मुझे उसकी सेल्स बढ़ानी है। तो मैंने देखा कि लोग जो है वो मैगी वाले काउंटर पे बहुत ज्यादा जा रहे हैं, मैगी खूब सारा खरीद रहे हैं लोग। तो मैगी के काउंटर के पास ही मैंने वॉशिंग पाउडर रख दिया कि लोगों की नजर पड़ेगी उस वॉशिंग पाउडर पे, तो लोग अपने आप ही 4 में से 1 जना तो खरीदेगा। पहले क्या था, वो ऐसी जगह रखा था जहाँ किसी की नजर ही नहीं पड़ती थी, लोग खरीद ही नहीं पाते थे। पर मैंने देखा लोगों का आना जाना इस काउंटर पे ज्यादा है, तो वहां के आसपास ही मैंने वो सामान रख दिया जिसकी सेल्स कम हो रही। आपको ये कैसे, आपने ये क्या निकाला कि इसकी सेल ज्यादा हो रही है या इसके साथ ये बिक रहा है? इस चीज को अपन क्या कहते हैं? इस चीज को अपन पैटर्न, या इस चीज को अपन ट्रेंड कहते हैं। यही होता है डेटा माइनिंग। खूब सारा डेटा पड़ा है आपके पास, डेटा वेयरहाउस में आपके पास खूब सारा डेटा पड़ा है, उसमें से आप एक्सट्रैक्ट करते हो जो आपके काम का डेटा होता है, उसकी नॉलेज क्रिएट करते हो आप, ताकि आप उससे कोई पैटर्न्स डेवलप कर पाओ, कोई ट्रेंड डेवलप कर पाओ कि लोगों का ये ट्रेंड है, लोग इस तरीके से सामान खरीदते हैं। मैंने देखा शाम को 5 बजे बाद लोग ज्यादा सामान खरीदने आते हैं, तो ट्रेंड क्या है कि इवनिंग में मेरी सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो अपन ने जब ये पैटर्न और ये ट्रेंड पता लगा लिया, इसकी हेल्प से मैं फर्दर मेरे बिजनेस को और इम्प्रूव कर सकती हूँ, उसी के अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बना सकती हूँ ताकि मेरा बिजनेस आगे ज्यादा सक्सेस कर सके। ये होता है डेटा माइनिंग। जैसे अपन एक एग्जाम्पल और ले लें डेटा माइनिंग का। डेटा माइनिंग का मैंने एग्जांपल लिया कि यहाँ पे सपोज डेटा माइनिंग आप कर सकते हो ये देखने के लिए कि मेरा बिजनेस जयपुर में भी है, मेरा बिजनेस दिल्ली में भी है, मेरा बिजनेस मुंबई में भी है। एबीसी लिमिटेड है, उसका बिजनेस जयपुर में भी है, उसका बिजनेस दिल्ली में भी है, उसका बिजनेस मुंबई में भी है। सारा डेटा उसका डेटा वेयरहाउस में रखा है। अब वो इस डेटा वेयरहाउस को देखकर ये एनालाइज कर सकता है कि कहाँ पे तो उसकी सेल्स ज्यादा हो रही है, कहाँ पे उसकी सेल्स कम हो रही है।
तो उसने पैटर्न लगाया कि दिल्ली के साउथ वाले दिल्ली के लोग मेरा सामान ज्यादा खरीदना पसंद करते हैं। तो उसको पता लगा कि साउथ वाले लोगों का ये पैटर्न है, वो इस तरीके का सामान खरीदते हैं। वो किस तरीके का सामान खरीदते हैं, अगर वो कपड़ा खरीदते हैं तो जिस कपड़े पे ज्यादा काम झाम होता है, ताम झाम ज्यादा कपड़े पे होता है, कुछ बूटियां लगी हुई हैं, कोई चमकनी चीजें लगी हुई हैं, उस तरीके का लोग सामान ज्यादा खरीदना पसंद करें। तो उसको पता लग गया कि लोगों का सामान खरीदने का पैटर्न क्या है, लोगों के अंदर, साउथ के अंदर लोगों की ट्रेंड क्या है साउथ दिल्ली के अंदर। तो उसको देखते हुए वो उस डेटा को एक्सट्रैक्ट करेगा और उस पे उसी चीज को अपनी बिजनेस के लिए काम में ले सकते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं आप, डेटा माइनिंग कहते हैं। अपनी सेल्स आप और इससे बढ़ा सकते हैं। तो डेटा माइनिंग का मतलब क्या हुआ कि आप डेटा को एनालाइज करते हो। कौन से डेटा को, जो आपका डेटा वेयरहाउस में डेटा रखा है उसको आप एनालाइज करते हो। क्यों, ताकि जो अननोन ट्रेंड्स या अननोन पैटर्न्स हैं, जो मुझे नहीं पता कि ये ट्रेंड चल रहा है, उनको एनालाइज करने के लिए अपन डेटा माइनिंग करते हैं। और डेटा माइनिंग की हेल्प से कंपनीज को बहुत सक्सेस मिल रही है। कंपनीज बहुत ज्यादा अपनी सेल्स को आगे बढ़ा पा रही हैं, क्योंकि उनको जब लोगों का बाइंग पैटर्न पता लग रहा है, लोगों का ट्रेंड पता लग रहा है कि लोग किस तरीके का सामान खरीदना पसंद करते हैं, तो वो उसको, उस कस्टमर को उसी तरीके का सामान ऑफर करेगा और उस कस्टमर को वो पसंद आ जाएगा, उसकी सेल्स बढ़ने में उसके लिए आसान रहेगा। ये होता है आपका डेटा माइनिंग। अब ये जो डेटा माइनिंग होता है, इसके खुद के कुछ स्टेप्स होते हैं। डेटा माइनिंग के स्टेप्स होते हैं। क्या स्टेप्स हैं डेटा माइनिंग के? सबसे पहले डेटा इंटीग्रेशन। सबसे पहले डेटा इंटीग्रेशन। डेटा इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? देखो, ये पूरा अपन पढ़ रहे हैं डेटा माइनिंग। डेटा इंटीग्रेशन का मतलब आपको पता है, इकट्ठा करना, ज्वाइन करवाना, किसी चीज को कंबाइन करना, उसको आप क्या कहते हो? इंटीग्रेशन कहते हो। आपने अभी, मैंने आपको बताया डेटा वेयरहाउस। डेटा वेयरहाउस क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटाबेस। बहुत सारे डेटाबेस में से उठकर एक डेटा वेयरहाउस में डेटा जाता है। तो यही है डेटा इंटीग्रेशन की, जहां से भी जिस जिस सोर्स से डेटा आ सकता है, सब जगह का डेटा इकट्ठा कर एक जगह डाल दो। आपके पास पेन ड्राइव में कोई डेटा पड़ा है, वो डाल दो। आपके पास मैनुअल फाइल है, मैनुअल फाइल समझते हो, जो अपन फाइल्स काम में लेते हैं, मैनुअल, मैं कंप्यूटराइज बात नहीं करी, वहां कोई डेटा पड़ा है तो वो उठा लो। आपके पास कोई हार्ड डिस्क है, उसके अंदर कोई डेटा पड़ा है, वो उठा लो आप। तो जिस जिस सोर्स से, जहां से भी डेटा आपको मिल सकता है, सारा का सारा डेटा इंटीग्रेट कर दो, उठाकर एक जगह पे डाल दो। जहां जहां से डेटा मिल सकता है, सारा का सारा डेटा उठाकर एक जगह पे डाल दिया। तो डेटा इंटीग्रेशन, सारे सोर्सेस से डेटा उठाया और अपन ने एक जगह पे डाल दिया, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप है डेटा सिलेक्शन। डेटा सिलेक्शन, उनमें से मेरे काम का डेटा क्या है? जरूरी नहीं है आपने जो सारा डेटा इकट्ठा किया है वो सारे आपका काम का है। आप सिर्फ उसी डेटा को सेलेक्ट करो जो आगे, जिसमें आपको माइन करना है, जिस डेटा को आपको एनालाइज करना है, सिर्फ और सिर्फ उसी डेटा को अपन सेलेक्ट करेंगे, वही मेरे लिए टारगेट डेटा होगा। ठीक है। देन नेक्स्ट है डेटा क्लीनिंग। डेटा की साफ सफाई करो। जो सिलेक्टेड डेटा है जिसमें माइनिंग करनी है आपको, वो हो सकता है क्लीन ना हो। क्लीन ना हो मतलब क्या है? क्लीन ना मतलब हो सकता है उस डेटा में कोई नॉइस हो सकता है उस डेटा में कोई मिसिंग वैल्यू हो सकता है वो डेटा इनकंसिस्टेंट हो। मतलब क्या हुआ इनका? नॉइजी। सैलरी डाल रहे हो आप, लोगों की सैलरी डाली आपने, गलती से मैंने ऐसे डाल दिया -10,000। ये माइनस साइन मेरे से गलती से लग गया, क्योंकि इंसान है, गलतियां हो सकती हैं। टाइपिंग करते वक्त आपके ये माइनस साइन गलती से लग गया, ये हो गया नॉइजी। डेटा में नॉइस आ गई, डेटा में कोई गंदगी आ गई, कोई आवाज आ गई, उसको खत्म करो, उसको ठीक कर सकते। मिसिंग वैल्यू, हो सकता है कोई वैल्यू मिसिंग हो। लाइक आपसे कोई फॉर्म भरवाया गया, उसमें आप अपने नेम डाल दिया, आपने अपना एज डाल दिया, ठीक है। पर्सन ए ने डाल दिया A20, पर्सन बी ने डाल दिया B30, पर्सन सी जो है वो एज डालना भूल गया, पर्सन डी ने डाल दिया 40। अब ये वैल्यू मिसिंग हो गई, ये वैल्यू उसकी मिसिंग है। इस मिसिंग वैल्यू को फिलअप करने के लिए अलग अलग तरीके हो सकते हैं। एक तरीका होता है मीन, एवरेज निकालकर मिसिंग वैल्यू डाल दो, इन तीनों का एवरेज निकालो और इसमें ही डाल दो। दूसरा तरीका होता है कि जो भी मिसिंग वैल्यू उसमें मैंने हर जगह सेट कर दिया नॉट एप्लीकेबल।
अगर आपकी कोई वैल्यू मिसिंग है, किसी कोई कॉलम ऐसा है जिसमें आप कोई वैल्यू डालना भूल गया यूजर, तो उस कॉलम में क्या वैल्यू डल जाएगी, नॉट एप्लीकेबल वैल्यू डल जाएगी। तो ये मिसिंग वैल्यू को फिल करने का तरीका हो गया। डेटा हो सकता है इनकंसिस्टेंट हो। इनकंसिस्टेंट मतलब इनकंसिस्टेंसी होती है नेमिंग कन्वेंशन की प्रॉब्लम की वजह से इनकंसिस्टेंसी की एरर आ जाती है। नेमिंग कन्वेंशन प्रॉब्लम्स, कॉलेज, दो कॉलेजेस है, एक कॉलेज ए एक कॉलेज बी। कॉलेज ए तो अगर आप बीटेक करते हो ग्रेजुएशन के बाद तो वो बीटेक कह रहा है उसका नाम। कॉलेज बी इसी बीटेक वाली फील्ड का नाम उसने क्या दे रखा है, बी दे रखा है। एक ही कोर्स है, दोनों की दोनों चीजें, ग्रेजुएशन है इन कंप्यूटर्स, दोनों का मतलब क्या है, कंप्यूटर्स में आप ग्रेजुएशन कर रहे हो। पर कॉलेज ए तो इसको बीटेक कह रहा है, कॉलेज बी इसको बीई कह रहा है, तो डेटा इनकंसिस्टेंट है, आपका अलग अलग डेटा है। अगर ये सारा डेटा आप स्टोर कर रहे हो, एक में तो बीटेक लिखा है, एक में बी लिखा है, तो इस इनकंसिस्टेंट डेटा को भी यहाँ पे ठीक किया जा सकता है। तो जो भी डेटा आपने सेलेक्ट किया जिसके ऊपर आपको माइनिंग परफॉर्म करनी है, तो उसमें कोई भी नॉइस आ रही है उसको आप हटाओगे, कोई भी मिसिंग वैल्यू उसको आप फिलअप करने की कोशिश करोगे, या जो भी इनकंसिस्टेंट डेटा है उसको आप ठीक करने की कोशिश करोगे। अलग अलग टेक्निक्स लगाकर अपन ये सारी चीजें करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप है डेटा माइनिंग का। डेटा माइनिंग का आपका नेक्स्ट स्टेप है दैट इज डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। डेटा साफ हो गया, अब उसके बाद क्या करो, उसको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करो। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब उस डेटा को एक अप्रोप्रिएट फॉर्मेट में लेकर आओ, एक प्रॉपर फॉर्मेट में उस डेटा को लेकर आओ जिस फॉर्मेट में अब वो माइनिंग करने के लिए रेडी है। जिस फॉर्मेट में उसकी माइनिंग हो सकती है उस फॉर्मेट में डेटा को लेकर आओ। अप्रोप्रिएट फॉर्मेट में लाने के लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं, स्मूथिंग। ये टेक्निक्स का आपको नाम याद करना है बच्चों, अपने कोर्स में डिटेल में नहीं है। जो कंप्यूटर्स कोर्स करते हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करते हैं, उनके लिए ये डिटेल में होती है कि स्मूथिंग का मतलब क्या होता है, एग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, या नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है। अपन को तो सिर्फ नाम याद करना है कि डेटा को प्रॉपर फॉर्मेट में लाने के लिए कुछ टेक्निक्स अप्लाई की जाती हैं, उनका नाम क्या है, स्मूथिंग, एग्रीगेशन या नॉर्मलाइजेशन। अब डेटा ट्रांसफॉर्म हो गया, अब उस डेटा पे आप क्या करो, माइनिंग करो, उस डेटा को एनालाइज करो ताकि आप कोई पैटर्न को, कोई ट्रेंड को आप एक्सट्रैक्ट कर सको कि क्या पैटर्न है, लोग किस तरीके का सामान खरीदना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे कुछ पैटर्न्स फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करते हो, आप माइनिंग करते हो पैटर्न को फाइंड आउट करने के लिए। उसके लिए भी आप कुछ टेक्निक्स काम लेते हो। डाटा माइनिंग की भी कुछ टेक्निक्स होती हैं। एक टेक्निक है क्लस्टरिंग, इसका भी सिर्फ नाम काम में लेना है। एक है एसोसिएशन एनालिसिस। ये टेक्निक्स को यूज में लेते हुए अपन पैटर्न्स फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या पैटर्न चल रहा है, लोगों को किस तरीके का सामान खरीदना पसंद है। फिर जो पैटर्न आपका आ गया, उस पैटर्न को आप इवैल्यूएट करो एंड उससे आप अपनी नॉलेज जो जनरेट हुई आपकी, उसको आप प्रेजेंट करने की कोशिश करो। नॉलेज को आप प्रेजेंट करो, पैटर्न को इवैल्यूएट करो, पैटर्न जो भी आया उसको समझो और उसको प्रेजेंट करो। प्रेजेंट विजुअलाइजेशन मतलब पैटर्न्स आप ग्राफ्स की फॉर्म में भी प्रेजेंट कर सकते हैं, पैटर्न्स आप चार्ट्स की फॉर्म में भी प्रेजेंट कर सकते हैं, पैटर्न्स आप टेबल की फॉर्म में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन की लोगों को देखने में अच्छा लगे, इस तरीके से जो नॉलेज आपने निकाली है। मैंने पैटर्न निकाला है ब्रेड के साथ बटर बिकती है ज्यादा, मैंने पैटर्न निकाला है कि जो लोग हैं वो ज्यादातर लो टू हाई प्राइस वाला प्रोडक्ट ज्यादा खरीदते हैं, उनको पसंद ये है। मैंने पैटर्न निकाला कि डाइपर्स ज्यादा खरीद रहे हैं लोग, या कुछ भी आपका जो पैटर्न है, वो पैटर्न जो नॉलेज आपने क्रिएट की उसको विजुअलाइजेशन करो। विजुअलाइजेशन मतलब ग्राफ्स, चार्ट्स, टेबल की फॉर्म में उसको प्रेजेंट करो। और जो भी रिडंडेंट पैटर्न्स हैं, रिडंडेंट मतलब अगर कोई डुप्लीकेट पैटर्न जनरेट हो रहा है तो उसको आप हटा दो, डुप्लीकेट पैटर्न को आप यहाँ से हटा दो। फिर क्या होता है कि ये पैटर्न अपन किसको देते हैं, डिसीजन मेकर को देते हैं, ताकि डिसीजन मेकर इन पैटर्न को देखकर डिसीजन ले सके
कि मुझे किसकी प्राइस बढ़ानी है, किसकी प्राइस कम करनी है, मुझे किस कस्टमर को किस तरीके का डेटा प्रेजेंट करना है, उसको क्या डेटा पसंद है क्या नहीं पसंद, उसके सामने मैं वैसा ही डेटा शो करूँ। तो डिसीजन मेकर्स के पास वो सारा पैटर्न चला जाता है, उसको यूज में लेते हुए डिसीजन मेकर अपने बिजनेस के लिए बेटर डिसीजंस ले सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है डेटा माइनिंग। आपकी कोर्स बुक में डेटा मतलब जो मैंने नोट्स दिए हैं उसमें डेटा माइनिंग का डायग्राम भी है, तो वो डायग्राम भी याद करना है अपन को, डेटा माइनिंग का डायग्राम भी याद करना है। क्या होता है डेटा माइनिंग, दोबारा से रिवाइज करते हैं। डेटा माइनिंग, डेटा माइनिंग का मतलब क्या होता है, आप डेटा को एनालाइज करते हैं। क्यों? ताकि जो अननोन ट्रेंड्स या अननोन पैटर्न्स हैं उसको आप फाइंड आउट कर सको, उसको इवेल्युएट कर सको, उसको फाइंड आउट कर सको कि क्या अननोन ट्रेंड्स क्या पैटर्न्स चल रहे हैं, ताकि डिसीजन मेकर उसको देखकर डिसीजन ले सके कि उसको क्या काम करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसे अपन एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं डेटा माइनिंग का, लाइक डेटा माइनिंग का मैं एक एग्जांपल और ले रही हूँ। लाइक हाँ, मैंने मेरे बेबी के लिए फर्स्ट क्राई पे जाकर मैंने उसके लिए नाइट वेयर सर्च की। कल मैंने फर्स्ट क्राई पे जाकर मेरे बेबी के लिए फर्स्ट क्राई पे जाकर क्या सर्च की, उसके लिए नाइट वेयर सर्च की। फिर मैंने देखकर बस बंद कर फर्स्ट क्राई रख दिया। आज सुबह सुबह मैंने जब मेरा फेसबुक खोला तो फेसबुक पे जो फर्स्ट क्राई का एडवर्टीजमेंट आता है, फेसबुक पे आता है फर्स्ट क्राई का एडवर्टीजमेंट आता है, उस फर्स्ट क्राई वाले एडवर्टीजमेंट में मुझे वो नाइट वेयर्स दिखा रहा है, वो नाइट वेयर दिखा रहा है। भाई उसको कैसे पता मैंने फर्स्ट क्राई पे जाकर नाइट सूट देखे थे जो उसने मुझे नाइट वेयर दिखा दिया। दैट इज नोन एज डेटा माइनिंग। कि इतना सारा डेटा पड़ा है, उसने फाइंड आउट किया कि इन कस्टमर्स को अभी नाइट वेयर में इंटरेस्ट है, ये इस कस्टमर का भी बाइंग पैटर्न क्या है, नाइट सूट खरीदने उसको बाइंग पैटर्न उसका ये, तो उसने मुझे बार बार वही चीज वो मेरे सामने लेकर आ रहा है। डिसीजन मेकर ने ये डिसाइड किया, मार्केटिंग वाले बंदे ने डिसाइड किया कि बार बार उसके सामने लेकर आएंगे तो वो बंदा अपने आप ही वो सामान खरीदेगा, इससे आपकी बिजनेस की सेल्स और बढ़ जाएगी। तो यही होता है डेटा माइनिंग की। बहुत सारे डेटा में फर्स्ट क्राई में सिर्फ नाइट सूट नहीं है, फर्स्ट क्राई में बहुत सारी चीजें, उसमें से सिर्फ आपके काम की जो चीज है, आपका जो बाइंग पैटर्न है, आपका जो बाइंग ट्रेंड है, उसी को आप एक्सट्रैक्ट कर कर आप यूटिलाइज करते हो डिसीजन मेकर्स, ताकि आप अपने बिजनेस के लिए डिसीजन ले पर सके और आपके बिजनेस को उसकी वजह से सक्सेस मिल सके। क्लियर हो गया डेटा माइनिंग क्या होता है। देन डेटा माइनिंग के अपने खुद के कुछ स्टेप्स होते हैं। क्या? सबसे पहले डेटा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट मतलब इकट्ठा करो, अलग अलग सोर्सेज जहां जहां से डेटा आ सकता है, इकट्ठा हो सकता है, सबको इकट्ठा कर एक जगह रख दो। फिर डेटा सिलेक्शन, माइनिंग के लिए जो डेटा आपको चाहिए उसमें से वो सेलेक्ट कर आप लेकर आओ। फिर क्लीनिंग, उस डेटा को साफ करो, उसमें अगर कोई नॉइस है तो हटा दो, उसमें कोई मिसिंग वैल्यू है तो उसको सही कर दो, उसमें कोई इनकंसिस्टेंट डेटा है, इनकंसिस्टेंट डेटा बीटेक बी, तो उसको भी आप सही कर दो ताकि उसकी अपन क्लीनिंग माइनिंग कर सके। क्लीन हो गया डेटा, उसको ट्रांसफॉर्म कर दो, मतलब उसको एक प्रॉपर अप्रोप्रिएट फॉर्मेट में ले आओ डेटा को। अप्रोप्रिएट फॉर्मेट में लाने की कुछ टेक्निक्स लाइक स्मूथिंग, एग्रीगेशन, नॉर्मलाइजेशन। फिर ट्रांसफॉर्म होने के बाद उस पे माइनिंग परफॉर्म करो, उस पे फिर पैटर्न्स आप फाइंड आउट करना शुरू करो कि क्या पैटर्न चल रहा है, लोग क्या सामान खरीद रहे हैं, क्या बिल्कुल भी नहीं खरीद रहे, क्या ट्रेंड आने वाला है, क्या मुझे नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना चाहिए, नहीं लॉन्च करना चाहिए। सारी चीजें आप माइनिंग को देखकर आप एनालाइज कर सकते हैं। तो माइनिंग करने की भी कुछ टेक्निक्स हैं लाइक क्लस्टरिंग एंड एसोसिएशन एनालिसिस। इनको हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं, डेटा माइनिंग कर सकते हैं। फिर डेटा माइनिंग करने के बाद अब पैटर्न्स जो आ गई उनको इवेलुएट करो और नॉलेज को प्रेजेंट करो। जो भी पैटर्न्स आए उनको समझने की कोशिश की और उन पैटर्न्स को नॉलेज में कन्वर्ट कर नॉलेज को प्रेजेंट कर रहे हैं। विजुअलाइजेशन मतलब लोगों को अच्छा लगे, चार्ट्स के फॉर्म में, ग्राफ्स के फॉर्म में, ड्राइंग्स के फॉर्म में, कि डिसीजन मेकर उसको देखकर आसानी से डिसीजन ले सके। एंड अगर कोई रिडंडेंट पैटर्न आ रहा है जो मैं पहले स्टोर कर चुकी, तो उस पैटर्न को आप डिलीट कर दो। देन फाइनली जो आपकी नॉलेज है वो आप डिसीजन मेकर को देते हो, डिसीजन मेकर उसको देखते हुए अपने बिजनेस के लिए कोई भी डिसीजन ले लेते हैं। तो ये होता है आपका पूरा डेटा माइनिंग। क्लियर हुआ क्या होता है डेटा माइनिंग? तो अपन ने क्या क्या पढ़ा आज? अपन ने डेटाबेस के कुछ कंसेप्ट्स पढ़े। क्या क्या? पहला कंसेप्ट आपने पढ़ा है बिग डेटा। बिग डेटा का मतलब क्या होता है? मैसिवली ह्यूज डेटा,
खूब सारा डेटा को इकट्ठा कर कर एक जगह पे रखो, दैट इज नोन एज बिग डेटा, जिसमें पेटाबाइट एक्साबाइट की फॉर्म्स में डेटा स्टोर होता है। यहाँ हर तरीके का डेटा रखा जा सकता है, चाहे इमेज हो, ऑडियो हो, वीडियो, कैसा भी। इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। क्या बेनिफिट्स हैं? आउटसाइड, बाहर की इंटेलिजेंस को भी यहाँ पे काम में ले सकते हैं अगर आपको कोई डिसीजन लेना है तो। ये इसकी हेल्प से अपन सोशल डेटा को भी एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्च इंजन या विद द हेल्प ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट्स, जिसको देखते हुए आप अपने बिजनेस के लिए स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एंड अगर कोई रिस्क आने वाला है तो उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर्ड हो सकते हैं कि रिस्क आने वाला है तो हमें इस तरीके से तैयारी कर कर रखनी है। देन डेटा वेयरहाउस। डेटा वेयरहाउस का मतलब क्या होता है? खूब सारे डेटाबेस में से डेटा को उठाकर रखना अपने पास, एक डेटाबेस में रखना, उसको अपन क्या कह देते हैं? डेटा वेयरहाउस कहते हैं। जो खूब सारे डेटाबेस हैं ये हेटेरोजीनियस नेचर के भी हो सकते हैं और होमोजीनियस नेचर के भी हो सकते हैं। डेटा वेयरहाउस में जो भी डेटा रखते हैं उसके कुछ 4 रूल्स या 4 क्राइटेरिया फॉलो करने पड़ते हैं। क्या? डेटा वेयरहाउस हमेशा नॉन ऑपरेशनल डेटा काम में लेगा, मतलब जो डे टू डे वर्किंग में जो डेटाबेस है उस डेटाबेस में सिर्फ उसकी कॉपी उठाकर डेटा वेयरहाउस में रखी जाती है, कभी भी ऑपरेशनल डेटा को छेड़ा भी नहीं जाता। देन टाइम स्टैम्प। यहाँ पे जितना भी डेटा उठाकर डेटा वेयरहाउस में रख रहे हो सबके साथ उनका टाइम स्टैम्प लगा रहेगा, ताकि अगर फ्यूचर में आपको कुछ भी कंपैरिजन करना हो तो आप आसानी से कंपैरिजन कर सकते हैं। देन स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट। जितना भी डेटा रखोगे सबके सब स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रखोगे, तो यहाँ कंसेप्ट काम में लिया जाता है ETL, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। उसको उठाओ, अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट करो, दोबारा से डेटा वेयरहाउस में डाल दो। एंड डेटा वेयरहाउस को प्रिपेयर करने की भी 2 अप्रोचेस हैं, टॉप डाउन एंड बॉटम अप। टॉप डाउन में बड़ा सारा डेटा वेयरहाउस पहले बनेगा, फिर छोटे छोटे डेटा मार्ट्स बन जाएंगे जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट आएगी। बॉटम अप में पहले छोटे छोटे डेटा मार्ट्स बनाओगे, फिर उसको एक साथ कंबाइन कर दोगे एक बड़े डेटा वेयरहाउस में। जो ये डेटा मार्ट्स हैं ये भी एक तरीके के डेटा वेयरहाउस ही होते हैं। लेकिन डेटा वेयरहाउस के बेनिफिट्स क्या हैं? डेटा वेयरहाउस से आपको पता चल जाएगा क्या डेटा तो आप इकट्ठा कर चुके हो और क्या अभी तक इकट्ठा नहीं किया, क्योंकि सारा डेटा एक जगह पे है तो आपको पता रहेगा क्या कंसिस्टेंट है क्या काम का नहीं है, डिलीट कर दो। इनकंसिस्टेंट डेटा को हटा दिया तो सिर्फ कंसिस्टेंट डेटा बचा, तो आप सही स्टैटिस्टिक्स, सही उसके बारे में सही नंबर्स बता सकते हो हर चीज के, कि कितने रेवेन्यू है, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज काम करते हैं। डेटा वेयरहाउस की हेल्प से हिस्टोरिकल जो डेटा है उसको भी एनालाइज कर सकते हैं और नई इंफॉर्मेशन को भी जनरेट कर सकते हैं। देन लास्ट कंसेप्ट आपने पढ़ा डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग का मतलब क्या होता है? एनालाइज करते हो आप डेटा को, क्यों? ताकि जो प्रीवियसली अननोन ट्रेंड्स हैं और प्रीवियसली अननोन पैटर्न्स हैं उनको अपन फाइंड आउट कर सकें, उनको अपन डिसीजन मेकर्स उनकी हेल्प से कोई डिसीजन ले सके। ये होता है डेटा माइनिंग। अब डेटा माइनिंग के स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स का डायग्राम करना जरूरी है, वही डायग्राम बुक में दे रखा है आपको। क्या स्टेप्स हैं? पहला स्टेप है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब जहां जहां से डेटा इकट्ठा हो सकता है सब जगह से इकट्ठा कर लो, सारे सोर्सेज से। फिर सिलेक्शन, जो आपको माइन करना है सिर्फ उस डेटा को सेलेक्ट करो। क्लीनिंग, उसको साफ करो, उसमें से कोई नॉइस है तो हटा दो, इनकंसिस्टेंट डेटा है तो हटा दो, कोई मिसिंग वैल्यू है तो उसको हटा दो। फिर उसको ट्रांसफॉर्म करो, एक प्रॉपर फॉर्मेट में लेके आओ विद द हेल्प ऑफ स्मूथिंग, एग्रीगेशन एंड नॉर्मलाइजेशन। फिर उसकी माइनिंग परफॉर्म करो, उस पर पैटर्न फाइंड आउट करो, क्या पैटर्न चल रहा है क्या नहीं, विद द हेल्प ऑफ क्लस्टरिंग एंड एसोसिएशन एनालिसिस। फिर जो नॉलेज बन गई उस नॉलेज को आप कैसे प्रेजेंट करोगे? विजुअलाइजेशन होना चाहिए, मतलब ग्राफ्स, चार्ट्स इनकी फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे, और कोई रिडंडेंट पैटर्न आ रहा है तो उसको हटा दो। एंड फाइनली ये जो नॉलेज है, जो भी पैटर्न आया, डिसीजन मेकर को दे देते हैं, वो उसको देखकर कोई बिजनेस के लिए अच्छा डिसीजन ले पाते हैं। 3 कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए। बिग डेटा क्या होता है, डेटा वेयरहाउस क्या होता है, डेटा माइनिंग क्या होता है। यहाँ तक क्लियर है? किसी को यहाँ तक कुछ भी पूछना है? नहीं। चलो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे। देखो अपन अभी तक 3 कंपोनेंट्स पढ़ चुके इंफॉर्मेशन सिस्टम के। क्या क्या? पहला आपने पढ़ा पीपल, सेकंड पढ़ा कंप्यूटर सिस्टम, उसमें हार्डवेयर पढ़ लिया, सॉफ्टवेयर पढ़ लिया। थर्ड अपन ने डेटा कंप्लीट पढ़ लिया। फोर्थ कंपोनेंट अपन पढ़ेंगे दैट इज नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, भाई जमाना डिजिटल इंडिया आ गया, आज आप और हम कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क।
आप अपने फ्रेंड से व्हाट्सएप पे चैट कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क। आप गूगल पे कुछ भी देख पाते हैं विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क। मतलब अगर फोन में इंटरनेट नहीं है तो फोन किसी काम का नहीं है, फोन एक डब्बा है आपके लिए। तो आजकल हर चीज नेटवर्किंग से कनेक्टेड हो गई, हर चीज में नेटवर्किंग होना बहुत जरूरी हो गया आप लोगों के लिए। तो नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन क्या मतलब होता है कंप्यूटर नेटवर्क का? कंप्यूटर नेटवर्क मतलब कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स and their peripheral devices through some communication channel। कोई ना कोई कम्युनिकेशन चैनल से सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। क्यों कनेक्टेड हैं? ताकि एक दूसरे के साथ कोई भी डेटा, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी रिसोर्स को वो शेयर कर सके, इसलिए सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अब ये पेरिफेरल डिवाइसेस मतलब सपोज कंप्यूटर ए, कंप्यूटर बी, कंप्यूटर सी, ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। पेरिफेरल डिवाइसेस मतलब उनकी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस जो होते हैं उसको पेरिफेरल कहते हैं। इनपुट का मतलब कीबोर्ड, माउस, आउटपुट का मतलब प्रिंटर, स्कैनर, ये सब आउटपुट डिवाइसेस होती है। प्रिंटर, मॉनिटर, ये सब आपकी आउटपुट डिवाइसेस होती है। और कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये सब आपकी इनपुट डिवाइसेस होती हैं। इसकी भी कुछ अपनी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, इसकी भी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, इसकी भी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं। तो बहुत सारे कंप्यूटर्स एंड उनकी पेरिफेरल डिवाइसेस सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। कंप्यूटर ए कंप्यूटर बी से कनेक्टेड है, कंप्यूटर बी सी से कनेक्टेड है, सी ए से कनेक्टेड थ्रू सम कम्युनिकेशन चैनल। ये जो बीच की लाइन है इसको मैं क्या बोल रही हूँ? कम्युनिकेशन चैनल। क्यों सब एक दूसरे से कनेक्टेड है? ताकि एक दूसरे के साथ कोई डेटा, कोई इंफॉर्मेशन, कोई रिसोर्स को शेयर कर पाए। ए को अगर कोई भी इंफॉर्मेशन देनी है बी को तो वो भेज सकता है, बी को सी को भेजना है तो भेज सकता है, सी को ए को भेजना है तो भेज सकता है। तो सब लोग एक दूसरे के साथ कोई भी डेटा एंड इंफॉर्मेशन को शेयर कर पाए, इसीलिए सब लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और इसी को अपन कंप्यूटर नेटवर्क कह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप पे अगर आपको पर्सन ए को पर्सन बी को व्हाट्सएप पे कुछ भेजना है तो इसके फोन में भी इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। इसके फोन में भी इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। हाँ, इसके फोन में व्हाट्सएप होना चाहिए, इसके फोन में व्हाट्सएप होना चाहिए। ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट की हेल्प से ही तो ए और बी एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर ए के पास इंटरनेट है पर बी के पास इंटरनेट नहीं है तो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। तो दोनों कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्यों कनेक्टेड है? विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल क्या हो गया? इंटरनेट। क्यों कनेक्ट हुए दोनों एक दूसरे से? ए को बी को कोई मैसेज भेजना है, ए को बी को कोई इमेज भेजनी है, ए को बी को कोई ऑडियो भेजना है, तो आपको कुछ डेटा शेयर करना है एक दूसरे के साथ, इंफॉर्मेशन शेयर करनी है या रिसोर्सेज शेयर करनी है। रिसोर्सेज का मतलब अगर प्रिंटर सिर्फ और सिर्फ सी के पास है, जो प्रिंटर है वो सिर्फ और सिर्फ सी कंप्यूटर के पास है, पर अगर ए बी सी तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं कंप्यूटर्स, तो ए भी इस प्रिंटर को एक्सेस कर सकता है, बी भी इस प्रिंटर को एक्सेस कर सकता है। अगर अपनी रिसोर्सेज भी आपको शेयर करनी है तो इसके लिए भी आप कंप्यूटर नेटवर्क का काम में लेते हैं। इसके लिए आप नेटवर्किंग का काम में लेते हैं। जैसे आप लोगों ने, सब लोगों ने नितिन भैया का ऑफिस देखा होगा सबने। तो नितिन भैया के ऑफिस में क्या है? एक कंप्यूटर तो भैया के केबिन में है और एक कंप्यूटर पे बाहर गोविंद बैठता है। सबने देखा है। एक कंप्यूटर पे तो नितिन भैया खुद बैठता है, एक कंप्यूटर पे गोविंद बैठता है। अब जो गोविंद वाला कंप्यूटर है उसी पे प्रिंटर लगा हुआ है उसी के पास, पर अगर नितिन भैया को कोई प्रिंट कमांड देना है तो वो उठकर गोविंद वाले कंप्यूटर पे नहीं आएंगे, फिर प्रिंट कमांड नहीं लेंगे, वो अपने कंप्यूटर से यहीं से उसको प्रिंट कमांड दे देंगे और वो प्रिंटर नितिन भैया के कंप्यूटर का भी प्रिंट कर दे देगा। और गोविंद भी अपने प्रिंटर, उसको प्रिंट कमांड दे सकता है, वो प्रिंटर गोविंद का भी कोई प्रिंट कर दे देगा। तो मतलब क्या हुआ कि रिसोर्सेज भी शेयर हो रही है। क्यों? क्योंकि नितिन भैया का कंप्यूटर और गोविंद का कंप्यूटर सब एक दूसरे से कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क। तो नेटवर्क का मतलब क्या होता है? बहुत सारे कंप्यूटर्स एंड उनकी पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस कौन सी होती हैं? जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं उन्हीं को पेरिफेरल डिवाइसेस कहा जाता है। सबके सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं with the some communication channel। कोई ना कोई कम्युनिकेशन चैनल है जिसकी हेल्प से सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्यों कनेक्टेड है सब?
अरे प्रतीक कुछ बोलना है क्या? क्या किया तुमने? प्रतीक, प्रतीक कुछ पूछना है बेटा, म्यूट करो नहीं तो। हाँ जी, सबके सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्यों? ताकि सब एक दूसरे के साथ कोई डेटा शेयर कर सके, कोई इंफॉर्मेशन शेयर कर सके, या कोई रिसोर्सेज शेयर कर सके। तो बेसिकली नेटवर्किंग होती क्यों है? क्यों नेटवर्क से लोग एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं? क्यों? ताकि वो एक दूसरे से शेयर कर सके, चाहे आपका डेटा, चाहे आपकी इंफॉर्मेशन। अगर कोई कंप्यूटर ए कोई कंप्यूटर बी को कुछ भी भेज पा रहा है, जो कंप्यूटर बी रिमोट साइट, रिमोट का मतलब में नहीं है, उससे कोई दूर बैठा है, कंप्यूटर ए जो है वो कंप्यूटर बी से दूर बैठा है, फिर भी उन दोनों में कुछ भी एक्सचेंज हो पा रहा है, फिर भी उन दोनों में कोई भी शेयरिंग हो पा रही है, तो मतलब वो दोनों कंप्यूटर्स एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है? नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है। समझ में आया? अब नेटवर्क पे जो कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, नेटवर्क पे जो कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, उन कंप्यूटर्स को क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। जैसे अपन ने रिलेशनल डेटाबेस मॉडल में मैंने कहा था, वहां रिकॉर्ड को नोड बोलते थे, वैसे ही नेटवर्क, अगर कंप्यूटर्स नेटवर्क से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो इन कंप्यूटर्स का नाम क्या हो जाता है? नोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन कंप्यूटर्स को नोड कहा जा सकता है। तो नेटवर्क में बेसिकली आप क्या शेयर कर सकते हो? आप अपना वॉइस शेयर कर सकते हो, आप अपना ऑडियो शेयर कर सकते हो, वीडियो शेयर कर सकते हो, इमेज से शेयर कर सकते हो, कुछ भी आप अपना टेक्स्ट शेयर कर सकते हो, रिसोर्सेज शेयर कर सकते हो। तो नेटवर्किंग की हेल्प से आप ये सारी चीजें शेयर कर सकते हो। समझ में आया नेटवर्किंग का मतलब क्या होता है? देन नेटवर्क के टाइप्स, वैसे तो बहुत सारी तरीके के नेटवर्क्स होते हैं, पर कम्युनिकेशन चैनल, मैंने क्या बोला? नेटवर्क मतलब डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं थ्रू सम कम्युनिकेशन चैनल। तो कम्युनिकेशन चैनल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दो तरीके का नेटवर्क होता है। एक तो होता है कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क, एक होता है आपका कनेक्शन लेस नेटवर्क। दो तरीके के नेटवर्क होते हैं, एक तो होता है कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क, एक होता है कनेक्शन लेस नेटवर्क। कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क, यहाँ पे क्या होता है? अगर आपको कोई भी डेटा को एक्सचेंज करना है, तो उसके लिए आपको पहले से कनेक्शन स्टैब्लिश करने की जरूरत पड़ती है, तभी आप डेटा को एक्सचेंज कर सकते, अदरवाइज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल जो आपके लैंडलाइन टेलीफोन्स होते हैं, अगर मुझे किसी से बात करनी है, अगर मुझे पर्सन ए को पर्सन बी से बात करनी है, तो वो ए वाला बी से पहले कनेक्शन स्टैब्लिश करेगा, इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन स्टैब्लिश होगा पहले, फिर उसके बाद वो उससे कोई बात कर सकता है। ये होते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क। यहाँ डेटा भेजने से पहले आपको उन दोनों के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन स्टैब्लिश करने की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे एक टेक्निक काम में ली जाती है, दैट इज नोन एज सर्किट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग, इसका मतलब क्या होता है, क्या नहीं, आगे पढ़ेंगे, यहाँ सिर्फ नाम पढ़ लो कि सर्किट स्विचिंग मतलब क्या होता है कि कोई कनेक्शन स्टैब्लिश करने की जरूरत है अगर आपको डेटा एक्सचेंज करना है। कनेक्शन लेस, कि अगर यहाँ पे कोई आपको डेटा एक्सचेंज करना है, तो यहाँ कोई कनेक्शन स्टैब्लिश करने की जरूरत नहीं है, उन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन होने की जरूरत नहीं। मतलब फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट, क्या होता है? इंटरनेट में जो भी डेटा ट्रैवल करता है वो एक पैकेट की फॉर्म में डेटा ट्रैवल करता है। इंटरनेट में जो भी डेटा ट्रैवल करता है एक जगह से दूसरी जगह, पैकेट फॉर्म में करता है। अब ये जो पैकेट है, इसको खुद को सारी बातें पता है, इसको पता है अपना सोर्स एड्रेस कि मैं कहाँ से आया हूँ, ये पैकेट में लिखा हुआ रहता है। उसको पता है इंटरमीडिएट एड्रेस कि बीच में मुझे कहाँ कौन से स्टॉपेज पे रुकना है, ये इस पैकेट को पता है। इस पैकेट को पता है डेस्टिनेशन एड्रेस की फाइनली मुझे पहुंचना कहाँ पे है, एंड इस पैकेट में एक्चुअल डेटा होगा और उसका सीक्वेंस नंबर होगा कि कौन से सीक्वेंस नंबर का पैकेट। फॉर एग्जाम्पल मुझे भेजना है हेलो दिस इज अर्पिता, ये मैसेज मुझे पर्सन ए को पर्सन बी को भेजना है, ये मैसेज हेलो दिस इज अर्पिता। ये अगर मैं इंटरनेट के थ्रू भेजती हूँ तो क्या होगा? इंटरनेट के थ्रू ये जो मैसेज है ये स्मॉल पैकेट्स में टूट गया,
एक पैकेट ये हो गया, एक पैकेट ये हो गया, एक पैकेट ये हो गया, एक पैकेट ये हो गया। अब इसको पता है ये आया कहाँ से, ए से, जाना कहाँ है, बी में, बीच में कोई सी है, वहां पे स्टॉपेज है इनका, इसका सीक्वेंस नंबर क्या है, ये फर्स्ट नंबर का है, और एक्चुअल डेटा क्या है, हेलो। इसको पता है इसका सीक्वेंस नंबर 2 है, इसको पता है इसका सीक्वेंस नंबर 3 है, इसको पता है इसका सीक्वेंस नंबर 4 है। होता क्या है कि यहाँ पे उनको जो भी कम्युनिकेशन चैनल फ्री मिलता है उसी पे पैकेट ट्रैवल कर लेता है, जो भी फ्री मिला। अगर पहले बी वाले को फ्री मिला कोई चैनल तो बी वाला उस पर चला गया, ए वाले को बाद में मिला तो ए वाला इस पे चला गया, फिर 4 वाला चला गया, फिर 3 वाला चला गया। तो बी के पास अलग अलग सीक्वेंस में सारे पैकेट्स आ गए, जो जो चैनल उसको फ्री मिला उस चैनल पे वो डेटा आ गया। तो कोई कनेक्शन स्टैब्लिश करने की जरूरत नहीं है उनको, पहले से जो चैनल फ्री है उस चैनल पे वो पैकेट अपना ट्रैवल कर जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि हर पैकेट में सीक्वेंस नंबर लिखा हुआ है, पहले उसके पास 2 वाला आया, फिर 4 वाला आया, फिर 1 वाला आया, फिर 3 वाला, सीक्वेंस लिखा हुआ है, तो बी वाला जो यहाँ पे जो नेट, बी वाला जो इंटरनेट होगा वो क्या करेगा, बी वाला इंटरनेट क्या करेगा, इस पैकेट को अरेंज कर देगा, इनको अरेंज कर देगा 1 2 3 एंड 4 अरेंज कर दिया, और फिर उसको मैसेज मिल गया कि ये बंदा मेरे को ये मैसेज भेजना चाह रहा था। तो यहाँ पे क्या होता है कनेक्शन लेस नेटवर्क में कि दोनों डिवाइसेस के बीच में आपको पहले से कोई कनेक्शन स्टैब्लिश करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे डेटा इंटरनेट की फॉर्म में, जैसे इसका एग्जांपल होगा इंटरनेट, इंटरनेट में जो डेटा ट्रैवल करता है वो पैकेट्स की फॉर्म में करता है, और पैकेट को खुद को सब कुछ पता है कि मेरा सीक्वेंस नंबर क्या है, सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, इंटरमीडिएट एड्रेस और एक्चुअल डेटा। तो जो भी कम्युनिकेशन चैनल उनको फ्री मिलेगा, किसी भी पैकेट को जो कम्युनिकेशन चैनल फ्री मिला है, ऐसा नहीं कि सारे पैकेट एक मैसेज के एक ही चैनल पे जाएंगे या वेट करेंगे कि ये चैनल फ्री होगा तो हम जाएंगे, नहीं, जो फ्री है उस पर वो चले जाएंगे, उस पर वो ट्रैवल कर लेंगे और फाइनली डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। और डेस्टिनेशन के पास, वो डेस्टिनेशन पे जो कनेक्शन है, डेस्टिनेशन पे जो इंटरनेट है, वो क्या करेगा, डेस्टिनेशन पे जो नेटवर्क है उसको अरेंज कर देगा उस पैकेट को सीक्वेंस में, और फाइनली आपके लिए एक मैसेज जनरेट होकर आ जाएगा। तो कनेक्शन लेस, हाँ जी, तो कनेक्शन लेस नेटवर्क में एक टेक्निक काम में ली जाती है, इस टेक्निक का नाम क्या है, पैकेट स्विचिंग। क्या हुआ कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क कि अगर दो डिवाइसेस को एक दूसरे से कुछ भी डेटा एक्सचेंज करना है तो उनके बीच में पहले से कनेक्शन बनाना पड़ेगा कनेक्शन ओरिएंटेड में, और कनेक्शन लेस में उनको एक्सचेंज करने के लिए कोई कनेक्शन स्टैब्लिश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ डेटा पैकेट्स की फॉर्म में ट्रैवल करता है और पैकेट्स के पास ऑलरेडी सारी इंफॉर्मेशन होती है। वहां एक टेक्निक काम में ली जाती है, उसका नाम है सर्किट स्विचिंग, और यहाँ एक टेक्निक काम में ली जाती है, इसका नाम है पैकेट स्विचिंग। ठीक है, अब ये जो नेटवर्क्स होते हैं, नेटवर्किंग होती है, नेटवर्किंग के खुद के कुछ इश्यूज होते हैं, नेटवर्क्स जो होते हैं उनके खुद के कुछ इश्यूज होते हैं जिसका सोल्यूशन अपन को पता लगाना है। पहला इश्यू है राउटिंग, राउटिंग, रूट, पाथ, कौन सा पाथ फॉलो होगा सोर्स टू डेस्टिनेशन जाने के लिए। जयपुर से, झुंझुनू से जयपुर जाना है तो बहुत सारे पाथ है, वाया सीकर भी जा सकते हो, वाया एनकेटी निंकाताना भी जा सकते हो, एंड बहुत सारे पाथ हैं झुंझुनू से जयपुर जाने के। आप कौन सा पाथ फॉलो करोगे सोर्स टू डेस्टिनेशन डेटा पहुंचाने के लिए। सोर्स टू डेस्टिनेशन डेटा कैसे सबसे फास्ट पहुंच सकता है, ये अपने लिए इश्यू होता है राउटिंग, कि अपन को चूज करना होता है कौन सा पाथ पे डेटा ट्रैवल करे। बैंडविड्थ, बैंडविड्थ का मतलब होता है डेटा कैरिंग कैपेसिटी, उसकी कितनी कैपेसिटी है डेटा को कैरी करने की, या उसकी कितनी स्पीड है। कैपेसिटी उसकी 4 MB तक डेटा एक बार में कैरी कर सकता है, 10 MB तक डेटा एक बार में कैरी कर सकता है। उसकी स्पीड क्या है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसकी स्पीड क्या है। MBPS में आ रही है, GPPS में स्पीड आ रही है, कितनी स्पीड आ रही है आपके नेटवर्क की, आपके इंटरनेट की। तो ये सभी चीजें क्या होती हैं, बैंडविड्थ। अपन को इसका भी ध्यान रखना होता है नेटवर्किंग के टाइम पे। देन रेजिलेंस, रेजिलेंस का मतलब होता है एरर हैंडलिंग एबिलिटी। एरर हैंडलिंग एबिलिटी, अगर कोई एरर आ गई नेटवर्क पे तो नेटवर्क अपने आप उस एरर को कैसे हैंडल कर लेगा। अगर बीच में कोई कनेक्शन फेलियर
हो गया, जैसे अपना जूम पे आज बार बार कनेक्शन फेलियर हो रहा है, तो नेटवर्क अपने आप को उसको कैसे हैंडल करे, अपने आप जैसे ही कनेक्शन आ रहा है दोबारा से मुझे आप लोगों से कनेक्ट कर रहा है। तो एरर हैंडलिंग कैपेबिलिटी क्या है उस नेटवर्क की, कि अगर कोई कनेक्शन फेलियर हो गया या बीच में कोई डेटा का लॉस हो गया तो वो कैसे रिकवर किया जाएगा। एंड फोर्थ इश्यू है दैट इज कंटेंशन। कंटेंशन का मतलब क्या होता है कि अगर कॉमन रिसोर्स को यूज करने के लिए कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है तो उस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिसॉल्व किया जाएगा। मतलब नेटवर्किंग पे आपने कहा सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड है ताकि वो एक दूसरे के रिसोर्सेज को शेयर कर सकें, इसलिए कनेक्टेड है कंप्यूटर्स एक दूसरे से। कंप्यूटर ए, कंप्यूटर बी, कंप्यूटर सी सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। प्रिंटर सिर्फ और सिर्फ बी के पास है, ए ने भी प्रिंट कमांड दे दिया, बी ने भी प्रिंट कमांड दे दिया, तो कॉन्फ्लिक्ट आ गया कि पहले ये काम मेरा होगा, पहले ये काम मेरा होगा। ए कहता है पहले प्रिंटर को मैं यूज में लूंगा, बी ने कहा पहले प्रिंटर को मैं यूज लूंगा। तो जो कॉमन रिसोर्स को यूज करने का जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है उसको रिसॉल्व करने की टेक्निक को क्या कहा जाता है, कंटेंशन। प्रिंटर ने कहा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे मैं सर्विस दूंगा, प्रिंटर ने कहा मैं शेड्यूलिंग बेसिस पे सर्विस दूंगा, ये जो भी प्रिंटर काम में ले रहा है अपनी टेक्निक्स, तो इसी चीज को अपन क्या कहते हैं, कंटेंशन। तो नेटवर्किंग के टाइम पे 4 इश्यूज हैं आपको जो ध्यान रखने हैं 4 बातों का। राउटिंग, राउटिंग मतलब कौन सा पाथ आप फॉलो करोगे, सोर्स टू डेस्टिनेशन पे डेटा पहुंचाने के लिए आप कौन सा पाथ फॉलो करोगे। देन बैंडविड्थ, बैंडविड्थ मतलब उसकी डेटा कैरिंग कैपेसिटी, वो एक बार में कितना डेटा को कैरी कर सकता है, उसकी स्पीड क्या है नेटवर्किंग की। रेजिलेंस, अगर कोई एरर आ गई बीच में काम करते करते तो उसको हैंडल कैसे किया जाएगा। अगर कोई बीच में काम करते करते कनेक्शन फेल हो गया या फिर डेटा लॉस हो गया तो उसको कैसे हैंडल किया जाएगा। एंड कंटेंशन की कॉमन रिसोर्स को यूज करने के लिए अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है तो उस कॉन्फ्लिक्ट को आप कैसे रिसॉल्व करोगे, दैट इज नोन एज कंटेंशन। बात समझ में आ गई। 4 इश्यूज हैं नेटवर्किंग के, क्या क्या पढ़े आपने, राउटिंग, बैंडविड्थ, रेजिलेंस एंड कंटेंशन। जो आज लास्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे दैट इज बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। लास्ट टॉपिक आज अपन पढ़ेंगे बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, जो नेटवर्किंग पे कंप्यूटर्स कनेक्टेड है उससे अपन को क्या बेनिफिट्स मिले। पहला बेनिफिट है डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन। डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन, आपको सारी इंफॉर्मेशन एक जगह रखने की जरूरत नहीं है, आपकी इंफॉर्मेशन ज्योग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आपकी इंफॉर्मेशन ज्योग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, आप तो कहीं से भी कोई भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो। ए बी सी तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर मुझे मेरा डेटा एक्सेस करना है तो मुझे कंप्यूटर ए पे ही नहीं जाना पड़ेगा, मैं बी पे बैठी बैठी भी मेरी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकती हूँ, सी पे बैठी बैठी भी मेरी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकती हूँ, क्योंकि इंफॉर्मेशन यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, सबके बीच में बटी हुई है, आप कहीं से भी कोई भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो। समझ में आया। सेकेंड एडवांटेज है इसका दैट इज रिसोर्स शेयरिंग। नेटवर्किंग की हेल्प से आप रिसोर्स को भी आसानी से शेयर कर सकते हैं। जैसे अपन एग्जांपल लिया प्रिंटर, प्रतीक कुछ बोलना है बेटा। अपन ने एग्जांपल लिया प्रिंटर, सिर्फ प्रिंटर एक के पास है बट सारे लोग उसको शेयर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो रिसोर्स भी शेयरिंग हो सकती है अगर सारी डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड है तो। देन कंप्यूटेशनल पावर, क्योंकि सब लोग एक दूसरे से कनेक्टेड है तो सब लोग एक दूसरे की कंप्यूटेशन पावर को भी शेयर कर सकते हैं। कंप्यूटेशन पावर मतलब प्रोसेसिंग पावर को भी शेयर कर सकते हैं, जिससे उनकी प्रोसेसिंग जो है वो फास्ट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल बैंक में जो पैसा निकल रहा है एटीएम के थ्रू पैसा विड्रॉ हो रहा है, एटीएम के थ्रू पैसा डिपॉजिट करवा रहे हो, 2 काम कर रहे हो। अब ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स होंगे जो निकाल रहे हैं, बहुत सारे कस्टमर होंगे जो डिपॉजिट कर रहे हैं। अगर सारा का सारा वर्कलोड एटीएम मशीन पे हो जाए तो उसके ऊपर अकेले के ऊपर काम कितना ज्यादा पड़ गया। पर
क्योंकि एटीएम मशीन जो है वो बैंक में जो कंप्यूटर पड़ा है उससे कनेक्टेड है, तो आधी प्रोसेसिंग का काम बैंक की मशीन कर रही है, आधी प्रोसेसिंग का काम एटीएम कर रही है, दोनों एक दूसरे की कंप्यूटेशनल पावर को भी शेयर कर रहे हैं, तो उससे जो एटीएम की होने वाली प्रोसेसिंग है वो बहुत फास्ट हो जाएगी। तो कंप्यूटेशनल पावर्स भी लोग एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं अगर आप एक दूसरे से कनेक्टेड हैं तो। देन रिलायबिलिटी, अगर नेटवर्क पे कंप्यूटर्स कनेक्टेड है तो वो रिलायबल है, अपन उन पे भरोसा कर सकते हैं। कैसे? अगर एक कंप्यूटर फेल हो गया तो भी मुझे डर नहीं है कि मेरा पूरा डेटा उड़ गया, नहीं, मेरा डेटा सी और बी में भी पड़ा होगा, मैं वहां से शेयर कर सकती हूँ, वहां से एक्सेस कर सकती हूँ। अगर आपकी सिटी के अंदर एक एटीएम मशीन फेल हो गई तो इसका मतलब ये नहीं है आज के दिन में आप पैसा ही नहीं निकाल सकते, आप दूसरी एटीएम मशीन पे जाओ, वहां से पैसा निकाल सकते हो। रिलायबिलिटी मतलब वो चीज मेरे लिए 24/7 अवेलेबल है, मैं उस पर भरोसा कर सकती हूँ, एक चीज फेल हो गई तो बाकी चीजें मेरे लिए अवेलेबल रहेंगी। एंड लास्ट इसका बेनिफिट होता है दैट इज यूजर कम्युनिकेशन, जो हम काम में लेते हैं। यूजर्स नेटवर्किंग की हेल्प से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। विद हेल्प ऑफ व्हाट्सएप आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करो, आप मेल भी कर सकते हो एक दूसरे को कम्युनिकेट करने के लिए, आप कोई वीडियो कॉल भी कर सकते हो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। तो क्या क्या बेनिफिट्स मिले आपको नेटवर्किंग के? डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन, यहाँ इंफॉर्मेशन आपकी बटी हुई है, एक जगह पे नहीं है, आपको उसी ज्योग्राफिकल लोकेशन पे जाकर उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने की जरूरत नहीं है, आप कहीं से बैठे हुए कोई भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो क्योंकि आपके कंप्यूटर्स नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड हैं। रिसोर्स शेयरिंग, जितने भी कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं सब अपने रिसोर्सेज को भी शेयर कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल प्रिंटर्स। देन कंप्यूटेशनल पावर, कंप्यूटेशनल मतलब आपकी जो प्रोसेसिंग पावर है, अगर सब एक दूसरे से कनेक्टेड है तो एक दूसरे की प्रोसेसिंग पावर्स को भी शेयर कर रहे हैं तो उनकी कैलकुलेशन प्रोसेसिंग बहुत फास्ट हो सकती है। रिलायबिलिटी, भरोसा किया जा सकता है, 24/7 सर्विसेज अवेलेबल हैं, एक फेल हो गया तो दूसरा अवेलेबल है। एंड यूजर कम्युनिकेशन, यूजर्स एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट्सएप, जीमेल, वीडियो कॉल एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये जो टेलीकम्युनिकेशन हुआ, टेलीकम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ? टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन मतलब नेटवर्किंग के थ्रू जो आप कम्युनिकेट कर रहे हो एक दूसरे से, कहीं से बैठा हुआ बंदा कहीं से किसी से कभी भी बात कर पा रहा है, उसको टेलीकम्युनिकेशन कहते हैं। तो टेलीकम्युनिकेशन की वजह से आपको 3 वैल्यूज मिली। क्या? आपका कम्युनिकेट करने में टाइम कम लगेगा, टाइम कंप्रेशन हो गया। टाइम कंप्रेशन, टाइम कंप्रेशन मतलब बहुत जल्दी एक जगह से दूसरी जगह डेटा जा सकता है क्विकली। अगर मुझे व्हाट्सएप पे कोई इमेज यहाँ बैठे हुए बॉम्बे के बंदे को भेजनी है, अगर मैं वो चीज कुरियर लगाती तो कितना टाइम लग जाता? 4 दिन 5 दिन। अगर व्हाट्सएप से वो चीज भेज रही तो हाथ की विद इन सेकेंड्स वो इन्फॉर्मेशन वहां पहुंच सकती है, मैं उससे विद इन सेकेंड्स कम्युनिकेट कर सकती हूँ। आपकी ज्योग्राफिकल लिमिटेशन खत्म हो गई, मतलब अगर आपकी नेटवर्किंग नहीं होती तो आप झुंझुनू में बैठे हुए सिर्फ वहीं के लोगों से बात कर सकते हो, पर नेटवर्किंग है तो यहाँ बैठी हुई मैं अमेरिका के लोगों से भी बात कर सकती हूँ, व्हाट्सएप पे मैं वहां के लोगों से भी कॉल कर सकती हूँ, तो कहीं से किसी भी बंदे से आप यहाँ पे बात कर सकते हैं, आपकी ज्योग्राफिकल लिमिटेशन खत्म हो गई। एंड जो बिजनेस के जो रिलेशंस थे वो भी इम्प्रूव हो गए, विद देयर एम्प्लॉयज उनके रिलेशन इम्प्रूव हो गए, एंड विद देयर कस्टमर उनके रिलेशन इम्प्रूव हो गए विद द हेल्प ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। कस्टमर अपना फीडबैक हाथ किया दे सकता है नेटवर्किंग के थ्रू कि मुझे ये पसंद है, ये पसंद नहीं है, इसमें ये प्रॉब्लम है, ये नहीं। एक तो होता है कि मैंने कस्टमर को भेज दिया, फिर मैं उसके पास जा रही हूँ, पूछ रही हूँ आपको क्या दिक्कत है, जाने में 4 दिन लगेंगे 5 दिन, पर अगर नेटवर्किंग के थ्रू कनेक्टेड हो तो कस्टमर आपको हाथ की हाथ बता सकता है अपना फीडबैक, उसको क्या पसंद आया और क्या नहीं। एम्प्लॉय से भी आपके रिलेशन अच्छे हो गए, सारे एम्प्लॉयज एक दूसरे से नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड हैं, तो एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम आ रही है, एम्प्लॉय को कोई छुट्टी लेनी है, कोई रिक्वेस्ट करनी है, तो वो भी आपको नेटवर्किंग के थ्रू आसानी से कर सकता है। तो टेली कम्युनिकेशन की हेल्प से 3 चीजों पे फर्क पड़ा, टाइम कम लगेगा कम्युनिकेट करने में, ज्योग्राफिकल लिमिटेशन खत्म हो गई, कहीं से किसी से भी कभी भी कम्युनिकेट कर सकते हो, एंड बिजनेस के रिलेशन सुधर गए उनके एम्प्लॉयज के साथ एंड उनके कस्टमर्स के साथ। कस्टमर्स अपने फीडबैक आसानी से दे सकते हैं और एम्प्लॉयज जो हैं वो भी उनकी कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम्स है, वो आपको आसानी से बता सकते हैं। समझ में आ गया? ये हो गया नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन। अपन ने क्या पढ़ा? इसमें 2 तरह के नेटवर्क्स होते हैं, कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शन लेस। फिर अपन ने इसके इश्यूज पढ़े, 4 इश्यूज हैं, राउटिंग, बैंडविड्थ, रेजिलेंस एंड कंटेंशन। फिर इसके एडवांटेजेस पढ़े, टेलीकम्युनिकेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा।
यहां तक किसी को कुछ भी पूछना है? यहां तक किसी को कुछ भी पूछना है? नहीं? चलो फिर मैं सुनूंगी।